अन्य दुनिया प्रबंधन मैनुअल अध्याय 21 पौराणिक डाक व्यंजन। सर, क्या ये है? मार्लो ने इसे कुछ संदेह के साथ लिया। यह एक तरह का औषधीय साबुन है। इसका इस्तेमाल नहाने के लिए किया जा सकता है। ये शरीर पर लगे दाग धब्बे और कीटाणुओं को हटा सकता है और बदले में इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। झांग फैंग ने स्वाभाविक रूप से सल्फर साबुन और औषधीय साबुन निकाला, लेकिन उन्होंने इतना नहीं समझाया और हो सकता है कि दूसरे पक्ष को उनकी बात समझ में न आए। ये सुनकर कि यह नहाने के लिए है, खासकर इसलिए कि ये दाग और कीटाणुओं को हटा सकता है, कैरोलिन की आंखें चमक उठीं और उसने साबुन की 4 टिक्कियों को आशा भरी नजरों से देखा। झांग फैंग ने संक्षेप में बताया कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है। मार्लो को ये समझ में आने के बाद उसने खुद ही औषधीय साबुन के इन टुकड़ों को गुलामों को सौंप दिया। दासों ने स्वाभाविक रूप से मना करने की हिम्मत नहीं की। स्वामी झांग फैंग ने जो कहा उन्होंने वही किया। दोपहर हो गई है, भोजन का समय हो गया है, झांग फैंग ने बड़बड़ाया और उसके बगल में बैठी कैरोलीन ने इसे सुना। सुबह में खाए गए पॉलिश चावल के दलिया और सफ़ेद स्टीम्ड बंस के बारे में सोचते हुए उसने अवचेतन रूप से अपने होंठ चाटे, लेकिन वह हमेशा दूसरों के चावल नहीं रगड़ सकती थी। आखिरकार, अब खाना बहुत कीमती है, आपको खुद को व्यक्त करना होगा। सर, हमारे महल में होंग ये शहर का सबसे अच्छा शेफ है, आप इसे आजमा सकते हैं। ओह, पिछले कुछ दिनों में झांग फैंग ने दूसरी दुनिया की यात्रा की। वास्तव में उसने कभी दूसरी दुनिया का खाना नहीं खाया है। नागरिक जिस तरह की काली रोटी खाते हैं उसका इस्तेमाल हथियार के रूप में किया जा सकता है। झांग फैंग इसे आजमाना नहीं चाहता, लेकिन रईसों द्वारा खाया जाने वाला भोजन निश्चित रूप से नागरिकों की तुलना में बेहतर होता है। उनमें से बहुत सारे हैं और इसका स्वाद लेना बहुत बुरा नहीं है। तो झांग फैंग सहमत हो गया। सैनिकों को इन दासों के लिए भोजन के रूप में राई की रोटी तैयार करने के लिए कहने के बाद कैरोलीन झांग फैंग को महल में ले गई। ये दूसरी बार है जब झांग फैंग महल में प्रवेश कर रहा है। पहले जो लोग जल्दी जल्दी आते जाते थे उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब झांग फैंग काफी आराम कर रहा है और लंबे समय से बने इस महल की सराहना करने के मूड में है। लेकिन जाहिर है, झांग फैंग थोड़ा निराश था। यह महल बाहर से देखने में बहुत सुंदर लगता है और इसमें इतिहास की झलक भी दिखती है, लेकिन अंदर का हिस्सा अच्छा नहीं है। पूरा महल पत्थर से बना है। हालांकि यह बहुत मजबूत है, लेकिन दिखने में ये कम सुंदर है। झांग फैंग ने कोई सोने का कालीन और सोने के सिक्कों की सजावट नहीं देखी है। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि इस महल में खिड़कियां बहुत छोटी हैं और प्रकाश व्यवस्था भी बहुत खराब है, जिससे झांग फैंग को बहुत असहजता होती है। हालांकि पूरा महल एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, लगभग 1 हेक्टेयर, जो एक आधुनिक समुदाय के आकार के बराबर है। झांग फैंग का मानना है कि अगली बार जब मैं वापस जाऊंगा तो बिहू पर एक सवाल पूछ सकता हूं, 20 की उम्र में महल में रहना कैसा लगता है? फिर मैंने अपना खाता बदल दिया और जवाब दिया, आपके निमंत्रण के लिए धन्यवाद। लोग दूसरी दुनिया में हैं, बस एक महल से जागे हैं जो 1 हेक्टेयर के क्षेत्र को कवर करता है। सर, कृपया इस तरफ आएं। कैरोलीन ने हाथ बढ़ाकर कृपा का इशारा किया। वैसे भविष्य में आपको मुझे वयस्क कहने की जरूरत नहीं है, बस मुझे झांग फैंग कहें। मास्टर झांग को, मास्टर चुप रहो। हालांकि झांग फैंग को थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन लंबे समय के बाद यह अभी भी थोड़ा अजीब था। हाँ, श्री झांग फैंग। खैर, झांग फैंग ने यह बात व्यर्थ ही कही। जब मैं महल के रेस्तरां में आया तो रेस्तरां बड़ा नहीं था और मेज भी बहुत बड़ी नहीं थी। मुझे लगा कि यह एक निजी भोजन है। नौकर ने तुरंत झांग फैंग और कैरोलीन के लिए हाथ धोने के लिए सुगंधित पानी लाया और टैबवेयर और नैपकिन भी मेज पर रख दिए गए। झांग फैंग को काफी औपचारिकता महसूस हुई। कैरोलीन ने नौकर को कुछ और शब्द कहे और फिर उसने स्वयं झांग फैंग की कुर्सी खोली और झांग फैंग के सामने बैठ गई। ये पहली बार था जब वे दोनों एक कमरे में अकेले थे। कैरोलीन सीधी बैठी थी और बहुत ही कुलीन दिख रही थी। खिड़की के बाहर गर्म धूप में उसकी गोरी गर्दन हिल रही थी और झांग फैंग की आंखें दुख रही थीं। जब तक झांग फैंग ने कैरोलीन के लाल कानों को नहीं देखा तब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि वह थोड़ा भ्रमित था। उसने दोषी विवेक के साथ दूसरी ओर देखा और माहौल थोड़ा अजीब था। मुझे नहीं पता कि यह कैसे करना है। मुझे सभी प्रकार के विस्फोटक ज्ञान से बपतिस्मा दिया गया है। ये कहा जा सकता है कि मैंने अनगिनत लोगों को पढ़ा है। हालांकि कैरोलीन के साथ रहने पर झांग फैंग अपनी आंखों को नियंत्रित नहीं कर सकता। ये लक्षण नाश्ते के बाद शुरू हुआ लगता है। थोड़ी देर बाद नौकरों ने सभी प्रकार की सामग्री लाकर दी, जिसमें पीली रोटी, सख्त दिखने वाले केक, काले गांठ, अज्ञात मांस, एक पीले रंग का चिकन, एक घुरघुराहट वाला मिट्टी का बर्तन, 2 क्रिस्टल स्पष्ट साधारण आकार के गिलास भी हैं। दोनों नौकरानियां कैरोलीन और झांग फैंग के पास खड़ी हो गईं और उनके लिए शराब परोसी। झांग फैंग को इन दोनों ग्लासों में बहुत दिलचस्पी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस दुनिया में अभी भी कांच के उत्पाद हैं। मैंने अपने दादाजी से क्रिस्टल कपों का ये जोड़ा मुझे दिया था। झांग फैंग को रजाई की ओर घूरते हुए देखकर कैरोलीन ने धीरे से समझाया। क्रिस्टल कप,
इस कप की कीमत कितने सोने की है? झांग फैंग को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह क्रिस्टल कप होगा। क्रिस्टल और ग्लास का मूल्य बहुत कम है। इसे लगभग 30 स्वर्ण सिक्कों में बेचा जा सकता है। इतना महंगा? झांग फैंग को थोड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने सोचा कि अगर वह इस क्रिस्टल कप को आधुनिक समय में वापस ले आया तो उसे नहीं पता कि यह कितने में बिकेगा। ये पिछले वाले से ज़्यादा महंगा होगा। गहरे लाल रंग का तरल धीरे धीरे क्रिस्टल ग्लास में डाला गया। हालांकि यह थोड़ा धुंधला था, लेकिन यह आधुनिक शराब जैसा लग रहा था। झांग फैंग ने गिलास उठाया और सूंघ लिया। मुझे जाने दो, तुम www.kanshu.com पढ़ रहे हो। ये कैसी गंध है? झांग फैंग को शराब की खुशबू बिल्कुल भी नहीं आई। इसके बजाय उसके चेहरे पर तरह तरह के मसालों की महक आई। झांग फैंग को समझ में नहीं आया कि एक अच्छी शराब में इतने सारे मसाले क्यों होने चाहिए। क्या यह अपनी दौलत दिखाने का एक तरीका है? जब तक झांग फैंग ने एक घूंट नहीं लिया, उसे यह नहीं पता था कि उसने मसाले क्यों डाले थे। इसे पीना कठिन है, इसे पीना बहुत कठिन है। इस शराब का स्वाद अवर्णनीय है। अगर मुझे ये कहना है तो ये खट्टा है। झांग फैंग के अनुसार ये पूरी तरह से खराब शराब है। इसे पीने से पहले स्वाद को मिलाने के लिए मसालों की ज़रूरत होती है। मसाले डालने के बाद भी स्वाद बहुत अजीब था, और यहाँ तक कि झांग फैंग को चाय के अंडे उबालने के लिए इस्तेमाल किए गए चाय के पानी की गंध भी आ रही थी। झांग फैंग को भौहें सिकोड़ते और शराब का गिलास नीचे रखते देख कैरोलिन को समझ नहीं आया कि क्या गलत हुआ। 30 सोने के सिक्कों के क्रिस्टल कप का उल्लेख नहीं करना। यह मसाला शराब बहुत कीमती है। पूरे रेड लीफ सिटी में महल में कुछ बर्तन होने का अनुमान है। शराब खुद को पीना बहुत तकलीफदेह है। मसाले जो सोने के बराबर हैं, यानी वो पीने के लिए अनिच्छुक है। अगर झांग फैंग यहाँ नहीं होते तो वह कभी इतनी फिजूल खर्ची नहीं कर पाती। कैरोलिन को नहीं पता था कि झांग फैंग किस बात से असंतुष्ट था, लेकिन वह और अधिक पीने में शर्मिंदा थी। उसने बिना देखे क्रिस्टल कप नीचे रख दिया और फिर खुद झांग फैंग को इन व्यंजनों से परिचित कराया। मास्टर झांग फैंग, ये बेहतरीन आटे से पकाई गई सफ़ेद रोटी है। ये ताज़ा हिरन का मांस है। ये सुअर के खून, मांस, वसा, जई और रोटी से बना काला हलवा है। ये जानवरों के आंतरिक अंगों से बना पाई है। यह अंगूर और जड़ी बूटियों के साथ चिकन है। यह उबली हुई हरी फलियां हैं। कैरोलिन ने कुछ नहीं कहा। झांग फैंग इसे अनजाने में खा सकता था, लेकिन ये कहने के बाद झांग फैंग की भूख तुरंत खत्म हो गई। इन तथाकथित व्यंजनों को देखते हुए झांग फैंग की आंखों में केवल 4 शब्द थे: काला भोजन। हालांकि अगर झांग फैंग ने एक भी निवाला नहीं खाया होता तो कैरोलिन निश्चित रूप से बहुत शर्मनाक स्थिति में पड़ जाती, इसलिए उसने हरी मटर का एक निवाला खा लिया। कॉफी का? सौभाग्यवश कोई भी स्वाद सर्वोत्तम स्वाद नहीं होता। एक और तथाकथित सफ़ेद ब्रेड उठाकर झांग फैंग ने उसे दबाया। उसे महसूस हुआ कि यह उन काली ब्रेड के समान ही कठोर थी। खाने के चाकू से एक टुकड़ा काटा और अपने मुंह में डाल लिया। झांग फैंग की भौहें, जिसे उसने अंततः बढ़ाया, फिर से झुर्रीदार हो गईं। ये ब्रेड और रेड वाइन एक मास्टर द्वारा बनाई गई है। चाहे ये कितना भी कठोर हो, यह अभी भी बहुत खट्टा है। कैरोलिन को खुद को गंभीरता और थोड़ी घबराहट के साथ देखते हुए झांग फैंग ने विवेक से कुछ कहा। ठीक है, तो फिर आप ये हिरन का मांस चख रहे हैं। ये बहुत ताज़ा मांस है। झांग फैंग के पास खड़ी नौकरानी ने व्यक्तिगत रूप से हिरन का मांस काटा और उसे झांग फैंग की प्लेट में रख दिया। झांग फैंग ने अपने हाथ में चाकू और बगल में रखे चम्मच को देखा और चुप रहा। मैं समझ सकता हूं कि आपके पास चॉपस्टिक नहीं है, लेकिन क्या ये बहुत ज़्यादा नहीं है कि आपके पास कांटा भी नहीं है? कोई कांटा नहीं? झांग फैंग ने धीरे से पूछा। कांटा क्या है? कैरोलिन थोड़ा हैरान थी। खैर, ऐसा लगता है कि यह सचमुच खत्म हो गया है। झांग फैंग शिकायत करने के लिए बहुत आलसी था, इसलिए उसने सीधे चाकू से मांस का एक टुकड़ा काटा और खुद को मारने के डर से उसे सावधानी से अपने मुंह में डाल लिया। हिरन के मांस का ये टुकड़ा, इसे कैसे कहें, बस एक शब्द: नमकीन। अगर झांग फैंग को सही याद है तो इस दुनिया में नमक बहुत कीमती है। वह कैरोलिन से पूछना चाहता था, क्या तुम्हारा परिवार इतना अमीर है कि वे मांस पकाते समय नमक का इस्तेमाल करते हैं? इसके अलावा मांस बिल्कुल भी ताज़ा नहीं है। हालांकि झांग फैंग ने कभी हिरन का मांस नहीं खाया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि यह बासी गंध के साथ ताज़ा है? झांग फैंग को यह नहीं पता था कि उसने कैरोलिन को पूरी तरह से गलत समझा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि झांग फैंग यहाँ था कि कैरोलिन ने शेफ से मांस में इतना नमक डालने के लिए कहा। आमतौर पर वह नमक खाने से हिचकिचाती थी। ताज़ा, दोनों एक ही शब्द नहीं कह सकते हैं। झांग फैंग के विचार में दिन का मांस ताज़ा कहा जाता है, और दूसरी दुनिया के अधिकांश लोगों की नज़र में इस साल का मांस ताज़ा है। कैरोलिन झांग फैंग को हिरन का मांस खाते हुए देखकर बहुत खुश हुई। आमतौर पर मेहमानों की भूख जितनी अच्छी होगी और वे जितना ज़्यादा खाएंगे, मेज़बान उतना ही खुश होगा, क्योंकि यह भोज की सफलता को दर्शाता है। हालांकि अब झांग फैंग महल का मालिक है, लेकिन कैरोलिन ने आखिरकार यह खाना बनाया है। झांग फैंग जितना ज़्यादा खाएगा उतना ही खुश होगा।
मास्टर झांग फैंग, ये ब्लैक पुडिंग चखें, ये कई रईसों का पसंदीदा भोजन है और महल में इसका केवल एक हिस्सा ही है। यदि झांग फैंग अभी भी अपनी नाक पकड़कर भोजन के 2 निवाले खा सकता, लेकिन उसने ब्लैक पुडिंग के बारे में कुछ नहीं कहा। ये ब्लैक पुडिंग टेढ़ी मेढ़ी ओली की तरह होती है और फिर भी काली होती है। इसे सुअर के खून, मांस, चर्बी, जई, ब्रेड, अंडे, कस्तूरी, नमक आदि से आंतों को भरकर बनाया जाता है। ये खाना बनाना कैसे हो सकता है? ये तो दवा है, क्या आप इसे स्वयं नहीं खाएंगे? झांग फैंग ने असहाय होकर कहा, ये सब तुम्हारे लिए है। कैरोलिन ने चापलूसी से कहा, उसे डर था कि झांग फैंग दुखी होकर उसे उठा ले जाएगा। आखिरकार 3 दिनों तक गायब रहने से उसे सबक मिल गया था। मेज पर भोजन, केवल एक चीज जो सामान्य दिखती है वह है पीला और पीला चिकन, लेकिन ये केवल उपस्थिति है। कैरोलिन के अनुसार इस चिकन के पेट में अंगूर और जड़ी बूटियां हैं और यह चिकन बहुत चाय जैसा दिखता है। इसे हरा पाना वाकई मुश्किल है। नहीं, तुम खाओ। झांग फैंग का स्वर दृढ़ था। कैरोलिन को नहीं पता था कि झांग फैंग क्या सोच रहा था, लेकिन स्वाभाविक रूप से उसने उसकी बात सुनने की हिम्मत नहीं की। उसने सावधानी से ब्लैक पुडिंग का एक छोटा टुकड़ा काटा और उसे अपने मुंह में डाल लिया। एक पल में कैरोलिन की भौहें तन गईं। ऐसा क्यों लग रहा है कि यह पहले जैसा स्वादिष्ट नहीं है? फिर उसने हिरन का मांस खाया, नमकीन नमकीन झटका। अंततः उसे समझ में आ गया कि झांग फैंग ने इसे क्यों नहीं खाया। हर चीज तुलना से डरती है। अगर उसने सुबह झांग फैंग द्वारा पकाया गया दुबला मांस दलिया नहीं खाया होता तो उसे लगता कि मेज पर सब कुछ स्वादिष्ट है, लेकिन असली खाना खाने के बाद उसे ये चीजें खाने दें, निगलना मुश्किल है। यह अतिशयोक्ति है, लेकिन यह सच है कि यह अच्छा नहीं लगता। कैरोलिन ने अन्य व्यंजन भी आजमाए, उनमें से कोई भी स्वादिष्ट नहीं था। मुझे खेद है, महल में केवल ये सामग्रियां हैं। कैरोलिन को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। सुबह झांग फैंग ने उसे इतना बढ़िया खाना परोसा, लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। खाना छीन लिया गया। उसे लगा जैसे उसने झांग फैंग को फिर से परेशान कर दिया है। ये सब वापस ले लिया गया है। झांग फैंग ने आदेश दिया और दोनों नौकरानियों ने कांपते हुए खाना नीचे उतार लिया। कैरोलिन को भी अपने दिल में ठंडक महसूस हुई। ये खत्म हो गया है। मैंने वास्तव में मास्टर झांग फैंग को परेशान कर दिया है। मुझे क्या करना चाहिए? कैरोलिन आत्मदोष में पड़ गई। झांग फैंग आज भी वही चौड़ी जैकेट पहने हुए था। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और आइस्ड कोक के 2 डिब्बे निकाले और उन्हें मेज पर रख दिया। कोक के डिब्बे के मेज से टकराने की आवाज ने कैरोलिन का ध्यान अपनी ओर खींचा। कैरोलिन को नहीं पता था कि झांग फैंग क्या करने जा रहा था, लेकिन उसने जो 2 बोतलें निकालीं वे काफी खास थीं। इसके बाद झांग फैंग ने 2 बीफ बर्गर, 2 चिकन रोल, 2 बड़े ड्रमस्टिक, फ्रेंच फ्राइज का एक बड़ा डिब्बा और उंगलियां चाटने लायक असली चिकन का एक डिब्बा निकाला, जो सभी अभी भी गर्म थे। कैरोलिन ने हैरानी से झांग फैंग की हरकतों को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि झांग फैंग के कपड़ों में इतनी सारी चीजें कैसे फिट हो सकती हैं, लेकिन अब इस बात से जूझने का समय नहीं है। लेकिन अच्छी खुशबू आ रही है। गंध को सूंघते ही कैरोलिन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी लार बहने वाली है। इस युग में जब मसालों की कमी थी और केवल नमक के पानी में उबला हुआ मांस था, झांग फैंग का मसालेदार चिकन फास्ट फूड, जो अच्छी तरह से बनाया गया था और सावधानी से इस्तेमाल किया गया था, निस्संदेह कैरोलिन के लिए एक आयामी झटका था। मिलने आना। झांग फैंग ने अपने बगल की कुर्सी थपथपाई। कैरोलिन ने अपने होंठ काटे, उसकी आंखें थोड़ी उलझी हुई थीं। 3 सेकंड के बाद वह आज्ञाकारी ढंग से झांग फैंग के पास चली गई और झांग फैंग के बगल में बैठ गई। इसे लें। झांग फैंग ने व्यक्तिगत रूप से आइस कोक की एक बोतल खोली और कैरोलिन को सौंप दी। मेरे लिए। कैरोलिन ने जल्दी से अपने हाथ बढ़ाए और झांग फैंग द्वारा दी गई कोक को कसकर पकड़ लिया। झांग फैंग ने एक चिकन रोल उठाया, उसे खोला और एक टुकड़ा खाया। खैर, स्वाद तो अब भी वही है। झांग फैंग ने ये चीज़ें पहले KFC से खरीदी थीं। जब उन्होंने इन्हें खरीदा था तब ये कैसी दिखती थीं और जब वे इन्हें बाहर निकालते हैं तब भी ये कैसी दिखती हैं। मुझे कहना होगा कि स्टोरेज स्पेस जिसमें टाइम सस्पेंशन है, वाकई कमाल का है। 3 या 2 लोगों ने चिकन रोल खत्म कर दिया। झांग फैंग ने फिर से एक हैमबर्गर उठाया और इससे पहले कि वह इसे खा पाता, उसने अचानक निगलने की आवाज़ सुनी। उसने ऊपर देखा। कैरोलिन ने दोनों हाथों से आइस कोक को कसकर पकड़ लिया। उसके हाथ सफ़ेद हो गए थे, लेकिन फिर भी उसने जाने नहीं दिया। उसकी नीलम जैसी आंखें झांग फैंग को उत्सुकता से देख रही थीं। सटीक रूप से कहें तो झांग फैंग के हाथ में हैमबर्गर को, हालांकि उसके आकर्षक लाल होंठ कसकर दबाए हुए थे, लेकिन वह अभी भी लार निगलने की आवाज़ सुन सकती थी। क्या तुम मूर्ख हो? अगर तुम इसे पकड़ोगे तो सच में नहीं छोड़ोगे? झांग फैंग ने जल्दी से कैरोलिन के हाथ से आइस कोक ले लिया और वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि कैरोलिन की हथेली ठंडी हो रही थी। उसने एक गर्म बर्गर उठाया और कैरोलिन के हाथ में थमा दिया। खाओ, जो चाहो खाओ, तुम्हारा स्वागत है, ये पर्याप्त नहीं है। कैरोलिन ने अपने हाथ में गर्म और सुगंधित बर्गर को देखा और थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गई। उसकी आंखें नम हो गईं।
ये पहली बार था जब उसने कई सालों में इस तरह की गर्मजोशी महसूस की थी। जब तक झांग फैंग ने उसे आग्रह नहीं किया तब तक उसने हल्का सा निवाला नहीं खाया। कितना सुगंधित, वास्तव में स्वादिष्ट। ठीक है। लाल आंखों से कैरोलीन को देखते हुए झांग फैंग थोड़ा अवाक रह गया। ये थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण है, ये तो सिर्फ एक हैमबर्गर है, क्या ये सचमुच इतना स्वादिष्ट है कि रोया जाए? चलो, तुम बहुत दुबले हो, और खाओ, चाहे ये बहुत स्वादिष्ट है या अन्य कारणों से, अगर यह स्वादिष्ट है तो अधिक खाएं। झांग फैंग ने चिकन रोल, असली चिकन निगेट्स, बड़े ड्रमस्टिक और फ्रेंच फ्राइज को कैरोलीन के सामने धकेल दिया, ये देखते हुए कि वह इतनी पतली थी, कुछ और टुकड़े खाने में कोई हर्ज नहीं था। कोक, ये स्वादिष्ट है। झांग फैंग ने एक प्रदर्शन दिया। कैरोलीन ने अपने मुंह में खाना निगलने के बाद झांग फैंग के उदाहरण का अनुसरण किया और एक घूंट लिया। तुरंत कैरोलीन ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और उसका मुंह फूल गया। उसके मुंह में बुलबुले फूटने लगे। इस तरह की उत्तेजना के लिए कैरोलीन को इसकी आदत नहीं थी, लेकिन उसकी जीभ की नोक पर मौजूद मीठी मिठास ने उसे अपने होंठ कसकर बंद करने पर मजबूर कर दिया, इस डर से कि कहीं गलती से कोक बाहर न निकल जाए। गुडोंग, हाँ, हिचकी। कैरोलीन के कान लाल हो गए जब उसने ऐसी अभद्र आवाज़ सुनी। वो अंदर जाने के लिए एक दरार खोजने का इंतजार नहीं कर सकती। कैरोलीन के लिए, जिसने बचपन से ही अच्छी शिक्षा प्राप्त की है, खाने की मेज पर इतना असभ्य होना अक्षम्य है। झांग फैंग चुपके से हंसा, ये देखकर कि कैरोलीन, जो पहली बार कोक पी रही थी, ने लगातार 3 कोक दिए। झांग फैंग को बहुत दिलचस्प लगा, ये बिल्कुल वैसा ही था जब वह बच्चा था। लेकिन आखिरकार लड़कियां पतली चमड़ी वाली होती हैं, इसलिए कैरोलीन को ज़्यादा शर्मिंदा न करने के लिए झांग फैंग ने खुद कोक का एक बड़ा घूंट पी लिया। गुडोंग, हाँ, हिचकी। बिल्कुल वैसी ही आवाज़ सुनाई दी, और कैरोलीन ने आश्चर्य से अपना सिर उठाया और झांग फैंग की ओर देखा, जिसे भी हिचकी आ रही थी। उसने अवचेतन रूप से झांग फैंग की ओर देखा और झांग फैंग की आंखों में मुस्कान देखी। कैरोलीन को अपने दिल में गर्मी महसूस हुई। हालांकि उसके गाल अभी भी थोड़े लाल थे, लेकिन वह पहले जैसी शर्मिंदा नहीं थी। इस तरह की मुलाकात के बाद दोनों के बीच संबंध और भी प्रगाढ़ हो गए। धन्यवाद। कैरोलीन ने कुछ फुसफुसाया, और चाहे झांग फैंग ने सुना हो या नहीं, उसने अपने हाथ में रखे बीफ स्टू को खाने के लिए जल्दी से अपना सिर नीचे किया, लेकिन उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे हुए थे। झांग फैंग को यह स्वीकार करना पड़ा कि कैरोलीन सबसे खूबसूरत महिला है जिसे उसने कभी देखा है। गोरी त्वचा, लंबे सुनहरे बाल, नाजुक चेहरे की विशेषताएं, आकर्षक लाल होंठ, झीलों की तरह नीली आंखें, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह उसका सहज लालित्य था, यहाँ तक कि भोजन करते समय भी। शायद कोई और व्यक्ति यहाँ बैठा हो, और इस बात की बहुत संभावना है कि वह बिना किसी छवि के खा ले, लेकिन कैरोलीन नहीं है। हालांकि वह खाने में धीमी नहीं है, लेकिन वह बहुत ही इत्मीनान से लगती है, और उसकी आवाज़ बेहद धीमी है, किसी को प्रभावित नहीं करती, यहाँ तक कि चिकन लेग को कुतरते हुए भी। कला की एक अवर्णनीय भावना है। झांग फैंग को लगा कि यह एक अभिजात वर्ग हो सकता है, जो दिल से सुरुचिपूर्ण है। मास्टर झांग फैंग, क्या आप खाना नहीं चाहते? झांग फैंग को सीधे अपनी ओर देखता देख कैरोलीन की चबाने की गति धीमी हो गई, उसका चेहरा थोड़ा शर्मीला हो गया। खांसी, कोई बात नहीं, आप जितना खा सकते हैं, खा सकते हैं, अभी बहुत नहीं बचा है। वैसे, आपको मुझे वयस्क कहने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत अपरिचित है, बस मुझे अकेले में मेरे नाम से बुलाएं। झांग फैंग ने शांति से दूर देखा, कोई बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं। ठीक है। कैरोलीन मच्छर की तरह गुनगुनाने लगी। ये भोजन लगभग 1 घंटे तक खाया गया। हाल के वर्षों में ये दूसरी बार था जब कैरोलीन ने इतना खाया था। आज पहली बार उसने नाश्ता किया था। झांग फैंग ने दोनों भोजन आमंत्रित किए। आज झांग फैंग वास्तव में समझ सकता है कि स्वादिष्ट भोजन का क्या मतलब है। कैरोलीन अभी भी अधिकांश भोजन खा लेती है, लेकिन झांग फैंग को बिल्कुल भी भूख नहीं लगती। इसे पलटते ही झांग फैंग के हाथों में 2 नाजुक अंडे के टार्ट दिखाई दिए। देना। झांग फैंग ने अनजाने में एक को कैरोलीन के हाथ में थमा दिया। ये है। कैरोलीन को मीठी दूधिया खुशबू आई। अंडा टार्ट, ये बहुत स्वादिष्ट है। झांग फैंग ने टिनफॉयल को छीलकर हटा दिया और 2 बार काटने से समस्या हल हो गई। कैरोलीन ने निगल लिया। हालांकि उसके दिमाग ने उसे बताया कि उसका पेट भर गया है, उसे और खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके हाथों ने उसके दिमाग के आदेश का पालन नहीं किया। मीठा, स्वादिष्ट खाने पीने और पूरी नींद लेने के बाद झांग फैंग जागा और उसे लगा कि इस दूसरी दुनिया में जीवन बुरा नहीं है। यह एक प्राचीन बेडरूम है। लिनन की कई परतों से ढका बड़ा बिस्तर अभी भी नरम है, और सफ़ेद फीता किनारे वाली रजाई से हल्की खुशबू आ रही है, जो कैरोलीन की खुशबू के समान लगती है। ये दुख की बात है कि कैरोलीन को झपकी लेने की आदत नहीं है। खांसी। एक सज्जन व्यक्ति के कुछ विचारों को दूर करते हुए झांग फैंग ने नौकरानियों की सेवा में अपना चेहरा धोया। नौकरानियों ने झांग फैंग के लिए उसका कोट पहना दिया, और झांग फैंग वहीं खड़ा रहा और कुछ नहीं किया। भ्रष्ट कुलीन जीवन, मुझे ये थोड़ा सा पसंद है।
कैरोलीन, जिसके कान के लोब हल्के लाल थे, ठीक समय पर दरवाजे पर आ गई। झांग झांग फैंग, क्या हम उन गुलामों से मिलने जा रहे हैं? ये पहली बार था जब कैरोलीन को झांग फैंग का नाम सीधे पुकारने की आदत नहीं थी। ठीक है, चलो चलें। झांग फैंग आगे बढ़े, उनके पीछे कैरोलीन भी थी। अचानक झांग फैंग ने पलटकर देखा। ये पोशाक अच्छी है, मुझे ये बहुत पसंद है, धन्यवाद। झांग फैंग अब धरती के कपड़े नहीं पहन रहा है, बल्कि इस दुनिया के कुलीन लोगों के कपड़े पहन रहा है। ऊपर एक ढीला सफ़ेद गाउन है जो टखनों तक लटकता है, बाहर एक लाल आयताकार लबादा भी लपेटा हुआ था। कपड़ा बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा खुरदरा है और शैली झांग फैंग के सौंदर्य शास्त्र के अनुरूप नहीं है, लेकिन आखिरकार ये कैरोलीन ने खुद बनाया था जब वह ऊब गई थी। यह उसका दिल था और झांग फैंग को स्वाभाविक रूप से कुछ अच्छा कहना था। ठीक है। कैरोलीन बहुत खुश दिख रही थी और गुनगुनाने लगी। दोनों एक साथ महल से बाहर चले गए। इन 100 से ज्यादा गुलामों को फिर से देखकर झांग फैंग को उनके बीच का अंतर साफ साफ महसूस हुआ। न सिर्फ दिखावट साफ और गंधहीन थी, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनकी आत्मा पहले से बिल्कुल अलग थी। यू रीडिंग www.kanshu.com। पहले इन गुलामों की आंखें चकराती रहती थीं, वे लोगों की ओर सीधे देखने की हिम्मत नहीं करते थे और उनमें से कई की आंखें काली थीं और वे चलती हुई लाशों की तरह दिखते थे। लेकिन अब स्थिति अलग है। मैंने झांग फैंग द्वारा दिए गए औषधीय साबुन से गर्म स्नान किया, गर्म नए कपड़े पहने और यहाँ तक कि ब्राउन ब्रेड से भरा लंच भी खाया। इससे दासों को पुनर्जन्म का एहसास हुआ और उन्हें वास्तव में ऐसा महसूस हुआ कि शहर का स्वामी उन्हें बहुत महत्व देता है। यदि कोई स्वामी यह कहे कि वह अपने दासों को बहुत गंभीरता से लेता है, दूसरों को नहीं, तो दासों को भी यह बात हास्यास्पद लगेगी। क्योंकि स्वामी बनने के क्षण से दास का जीवन उसका अपना नहीं रह जाता। यद्यपि सामान्य परिस्थितियों में स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि दास भूख से न मरे, लेकिन स्वामी दास की हर शक्ति को निचोड़ भी लेगा। अंत में भले ही गुलाम बूढ़ा और बेकार हो जाए, उसे उसका स्वामी अंतिम बलिदान देने के लिए युद्ध के मैदान में भेज देगा। एक गुलाम का जीवन जीवन ही नहीं है, यह उनकी छाप में मास्टर है। हालांकि उनके नए मालिक होंगे शहर के नगर मालिक लॉर्ड बैरन झांग फैंग ऐसे बिल्कुल नहीं हैं। दास को कोई भी काम करने देने से पहले वो उसे पहनने के लिए नए कपड़े देता था। गुलामों को असीमित ब्राउन ब्रेड उपलब्ध कराने के लिए ये किसी रात्रि वार्ता से कम नहीं है। यद्यपि कपड़ों की शैली पुरानी है और कपड़ा खुरदरा है, हालांकि कुछ लोगों के मुंह में रोटी शूरवीर द्वारा छीन ली गई है। इसका कारण ये है कि वे मौत के लिए खींचे जाने से डरते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि अन्य स्थानों पर इस तरह का व्यवहार असंभव है और शहर का स्वामी उन्हें बहुत महत्व देता है। और यह वास्तव में मामला था, क्योंकि झांग फैंग ने उनका पहला वाक्य फिर से देखा, जिससे सभी दासों की आंखें चौड़ी हो गईं। आपका जीवन जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। एरिका ग्रीन एक खुशहाल कुलीन परिवार में पली बड़ी, जहां उनके माता पिता बहुत प्यार करते थे और उनका एक भाई भी बहुत लाड़ प्यार करता था। उसने सोचा था कि वह अपना बाकी जीवन ऐसे ही चिंता मुक्त होकर बिताएगी, लेकिन भगवान ने उसके साथ क्रूर मजाक किया। 6 महीने पहले दुस्वप्न आया। परिवार पर बहुत बड़ा कर्ज था और उसे चुकाने के लिए मेरे पिता के पास नौकरों को निकालने और ज़मीन बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वो एक आकर्षक कुलीन महिला से एक साधारण महिला में बदल गई। लेकिन एरिका की मानसिकता अच्छी है। जब तक परिवार के लोग उससे प्यार करते हैं, तब तक एक आम आदमी भी बहुत खुश रहता है। लेकिन वह गलत था। जब वह एक कुलीन महिला थी, तो उसे निचले तबके के लोगों की जिंदगी के बारे में पता नहीं था। उसे नहीं पता था कि आम लोग कितनी मुश्किलों से जीते हैं, और उसे नहीं पता था कि आम लोगों की जान को कभी भी खतरा हो सकता है। नागरिक के रूप में अपने दूसरे सप्ताह के दौरान उसके नए घर पर घोड़ा चोरों ने हमला कर दिया। उसके माता पिता को घोड़े चोरों ने बेरहमी से मार डाला, क्योंकि उन्होंने उसका एकमात्र बचा हुआ सामान उसे सौंप दिया था। खुद को बचाने के लिए उसके भाई ने अकेले ही घोड़े चोरों की नफरत को आकर्षित किया। उसने अपने भाई को अपनी आंखों से बेरहमी से मारे जाते हुए देखा। वो उसके बगल में घास के ढेर में थी। वह रोने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वो उस अवसर को नहीं छोड़ सकती थी जो उसके भाई ने उसके जीवन के साथ खरीदा था। शायद किस्मत ही थी, घोड़ा चोर ने संपत्ति लूटने के बाद बिना ध्यान से जांच किए ही भाग लिया। शायद उसे अगले परिवार को लूटना था, या शायद उसे खुश रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी थी। उसे नहीं पता था, लेकिन वह जानती थी कि वह बच गई और उसने अपने परिवार की जान इसके लिए दे दी। तब से एरिका निर्वासन में रह रही है। वह एक ऐसी महिला है जिसके पास न तो कोई हुनर है और न ही कोई शारीरिक शक्ति। वह केवल भीख मांग सकती है और वह कुछ शरणार्थियों के साथ भीख मांग रही है। उसने आधे साल में बहुत यात्रा की है। उसके आसपास के शरणार्थी भी एक के बाद एक बदलते गए। वे शरणार्थी या तो भूख से मर गए या फिर बेवजह गायब हो गए। वह भाग्यशाली थी। हालांकि वह एक कठिन जीवन जी रही थी, लेकिन वह रईसों द्वारा फेंके गए कुछ भोजन खाकर मुश्किल से जीवित रही। लेकिन किस्मत का अंत हो जाएगा। वह गुलाम व्यापारियों द्वारा निशाना बनाया जाता है।
दास व्यापारी ने इसकी जरा भी परवाह नहीं की और उसे आसानी से पकड़ लिया। उसने सोचा कि अब से उसे रईसों के चरणों में कुत्ता बनने की आज़ादी नहीं मिलेगी, या दूसरे पक्ष को पता चल गया कि वह एक कुलीन महिला हुआ करती थी और भाग्य इससे भी बदतर हो सकता है। लेकिन मैं नहीं जानता कि इसे भाग्यशाली कहूं या दुर्भाग्यपूर्ण। जब एरिका दास व्यापारियों के साथ साथ होंगिए शहर में पहुंची तो उसे किसी ने नहीं खरीदा। उसके साथ आए अधिकांश पुरुष दास खरीदे गए थे, लेकिन लगभग सभी छोड़े गए थे। उसकी बिक्री कीमत केवल 50 तांबे के सिक्के है और पूरी काली रोटी का एक बड़ा टुकड़ा केवल 50 तांबे के सिक्के है। उसकी राय में ये बेहद सस्ता है, लेकिन कोई भी इसे नहीं चाहता है। तभी उसे पता चला कि बर्बादी का क्या मतलब है। एक दुर्घटना में एरिका ने दास व्यापारियों की चैट से निराशाजनक समाचार सुना। होंगिए शहर में कोई भोजन नहीं बचा है और होंगिए शहर के ढहने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। दास व्यापारी खाली करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर वे इतने सारे दासों को सड़क पर ले जाते हैं तो इसमें बहुत अधिक अतिरिक्त पैसा खर्च होगा, जो स्पष्ट रूप से इसके लायक नहीं है। वे इन दासों को छोड़ने और उन्हें आत्मविनाश से बचने के लिए तैयार हैं। ये खबर सुनकर एली को निराशा के बाद राहत मिली। हो सकता है कि वह मर गई हो, लेकिन उसे अपने माता पिता और भाई के लिए दुख होगा जो मर गए। कई गुलामों ने ये खबर सुनी है, या इन गुलाम व्यापारियों ने जानबूझकर इसे नहीं छिपाया है। उनके पास अपने गुंडे हैं और वे इन पतले गुलामों के प्रतिरोध से डरते नहीं हैं। आखिरकार वे 3 दिनों तक केवल एक अंडे के आकार का ब्राउन ब्रेड खा सकते हैं और उनके पास प्रतिरोध करने की कोई ताकत नहीं है। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि ये व्यापारी इन दासों को अब क्यों नहीं छोड़ देते, तो इसका कारण ये है कि वे ये देखना चाहते हैं कि क्या वे अंतिम धन कमा सकते हैं यदि आने वाले कुलीनों को इसकी आवश्यकता पड़ जाए। अंत में इस क्या होगा अगर ने वास्तव में इन व्यापारियों को मिलवाया, लेकिन ये कोई गुजरता हुआ रईस नहीं था, बल्कि होंगिए शहर का नया शहर मालिक था। इन दास व्यापारियों को यह नहीं पता कि शहर के स्वामी ने इन बेकार दासों को क्यों खरीदा, और वे जानना भी नहीं चाहते। वे तो बस जल्दी से कार्रवाई करके खाली करना चाहते हैं। तो जब एरिका थोड़ी उलझन में थी तो उसकी मुलाकात रेडलीफ सिटी के भगवान से हुई। झांग फैंग की पहली नज़र को देखकर एरिका के दिल में केवल एक ही विचार आया, शहर का ये भगवान बहुत अच्छा दिखता है। यदि वो अब भी पहले वाली कुलीन महिला होती तो शायद वो शर्म से गुलाबी गुलाब का गुलदस्ता भेजती। यह अफसोस की बात है कि कोई अगर नहीं है, वो अब सिर्फ एक गंदी और नीच गुलाम है। उसका एकमात्र विचार यह आशा करना है कि शहर के अच्छे दिखने वाले भगवान कुछ दया दिखा सकते हैं, उसे खरीद सकते हैं और उसे काली रोटी का एक टुकड़ा दे सकते हैं। आखिरकार वह भूख से मर रही है। शायद एरिका की आंतरिक प्रार्थना सुनकर नगर के स्वामी ने अपना हाथ हिलाया और न केवल उसे खरीद लिया बल्कि सभी दासों को भी खरीद लिया। एरिका को आश्चर्य हुआ, लेकिन इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि नगर स्वामी का उद्देश्य चाहे जो भी हो या भविष्य में उसका भाग्य क्या होगा, कम से कम अब वह भूख से नहीं मरेगी। आखिरकार नगर स्वामी ने इसे खरीदने के लिए इतने पैसे खर्च किए हैं, उन्हें भूख से मरते देखना असंभव है। हालांकि घटनाक्रम में कुछ आश्चर्यजनक बातें भी हुईं। मार्लो नामक एक शूरवीर ने नगर के स्वामी के आदेश पर उनके सामने कई बड़े लोहे के बर्तन रख दिए। इस कदम से न केवल एरिका बल्कि सभी गुलाम हैरान रह गए। क्या ऐसा हो सकता है कि चूंकि होंगिए शहर में भोजन की कमी है, इसलिए शहर के स्वामी उन्हें भोजन पर एक छोटी सी उपस्थिति देने जा रहे हैं? लेकिन सौभाग्य से शहर के भगवान ने बात की है, ये सिर्फ पानी उबालने और उन्हें स्नान करने के लिए है। वे बहुत बदबूदार हैं। यह एक झूठा अलार्म निकला। जहां तक शहर के मालिक का ये कहना है कि वे बदबूदार हैं, गुलामों को इसकी परवाह नहीं है। आखिरकार जीवित रह पाना किसी भी चीज से बेहतर है। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे बदबूदार हैं या नहीं। हालांकि चूंकि नगर के स्वामी ने स्नान करने के लिए कहा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे मना करने का साहस नहीं कर सकते। एरिका ने पाया कि शहर के स्वामी ने भी सोच समझकर उन्हें पुरुषों और महिलाओं से अलग कर दिया है। आखिरकार लोगों में अभी भी शर्म की भावना है। अगर इस यार्ड में लोगों का एक बड़ा समूह नग्न होकर नहाया हुआ था तो एरिका को लगा कि उसकी आखिरी गरिमा भी खत्म हो जाएगी। सौभाग्य से लॉर्ड सिटी लॉर्ड एक अच्छे व्यक्ति हैं, और स्नान करने की प्रक्रिया ने एरिका को और भी अधिक आश्चर्यचकित कर दिया। सबसे पहले तो नहाने का पानी गर्म निकला। उसने पहले इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की थी, लेकिन जब उसे शुरू से लेकर आखिर तक गर्म पानी से नहलाया गया तो उसे होश आ गया। जब वह एक कुलीन महिला थी तो जलाऊ लकड़ी बहुत कीमती चीज थी। खाना पकाने के अलावा कोई भी पानी उबालने के लिए जलाऊ लकड़ी बर्बाद नहीं करता था, और कोई भी गर्म पानी से नहाता नहीं था। आखिरकार नहाने का मतलब है कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली। और अब उसे एहसास हुआ कि गर्म पानी से नहाना कितना आरामदायक है। इस समय महल की नौकरानियां 2 टुकड़े लेकर आईं, जिनसे अजीब सी गंध आ रही थी। मैंने सुना था कि इसे औषधीय साबुन कहते हैं, जो शहर के स्वामी ने उनके लिए विशेष रूप से तैयार किया था। नहाते समय बस एक टुकड़ा उठाएं और उसे अपने शरीर पर रगड़ें। चूंकि यह शहर के स्वामी का आदेश था, इसलिए किसी ने भी इसका पालन न करने का साहस नहीं किया।
एरिका स्वाभाविक रूप से कोई अपवाद नहीं है, लेकिन उसे आश्चर्य इस बात पर हुआ कि इस औषधीय साबुन के बपतिस्मा के बाद न केवल उसके शरीर पर दाग गायब हो गए, बल्कि कई साल पहले की खुजली वाली त्वचा की समस्या भी अब खुजली वाली नहीं रही, तरोताजा। अब यदि कोई उससे कहता कि वह नहाते समय बीमार हो जाएगी, तो वह उस पर दृढ़तापूर्वक थूक देगी, क्योंकि उसने अपने बारे में इतना अच्छा कभी महसूस नहीं किया था। ये देखा जा सकता है कि यह औषधीय साबुन निश्चित रूप से शहर के मालिक का एक अच्छा संग्रह है। फिर शहर के स्वामी ने उनके लिए साफ कपड़े भी तैयार किए। हालांकि यह कपड़ा बहुत साधारण है, लेकिन यह उन दासों के कपड़ों से कहीं बेहतर है जिन्हें वे महीनों या सालों से पहनते आ रहे हैं। पहले तो उसने सोचा कि वह आज काफ़ी भाग्यशाली है, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि मुख्य कार्यक्रम अभी बाकी है। उनके गुलामों को असीमित काली रोटी उपलब्ध कराई जाती है, ये जानने के लिए कि वो स्वयं ब्राउन ब्रेड के एक बड़े टुकड़े के बराबर है। यदि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैनिक न होते तो संभवतः सभी दास पागल हो जाते। लंबे घुड़सवार मार्लो ने उसे बताया कि ब्राउन ब्रेड को तब तक खाया जा सकता है जब तक वह पूरी तरह से भरा हुआ हो, लेकिन इसे बर्बाद नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, अगर इसे खाया नहीं जा सकता है तो इसे जबरदस्ती उसके मुंह में डाल दिया जाएगा। अगर उसे यह मिल जाए तो उसे मछलियों को खिलाने के लिए फेंक दें। हालांकि नाइट मार्लो ने कहा, चूंकि वे सभी शहर के स्वामी द्वारा खरीदे गए थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से भविष्य में उन्हें भोजन की कमी नहीं होगी। यदि शहर के स्वामी को इस पहले भोजन से गुस्सा आ गया तो भविष्य में अनगिनत भोजन आपको याद आएंगे। इस समय दास अंततः शांत हो गए और एरिका मार्लो से सहमत हो गई। हालांकि उसे बहुत भूख लगी है, फिर भी वह अपने पास रखे गर्म पानी के साथ धीरे धीरे खाना खा रही है। उसे लगता है कि उसका अच्छा दिन आने वाला है। भले ही वो अब भी गुलाम है, क्योंकि वो शहर के स्वामी के कार्यों से देखती है, इन गुलामों का मूल्य है। साफ कपड़े पहनकर खाना पीना शुरू करके एरिका ने शहर के राजा को फिर से देखा। मुझे नहीं पता कि यह भ्रम था या नहीं, लेकिन उसे लगा कि वर्तमान लॉर्ड सिटी लॉर्ड 2 घंटे पहले के लॉर्ड सिटी लॉर्ड से बेहतर दिखते हैं। और लॉर्ड सिटी लॉर्ड की मुलाकात के पहले वाक्य ने एरिका को थोड़ी देर के लिए स्तब्ध कर दिया। आपका जीवन जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। मुझे वास्तव में दासों की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो बस ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो मूल्य का सृजन कर सकें, और यह 50 तांबे के सिक्कों से 100 गुना, 1000 गुना, 10,000 गुना या यहाँ तक कि 1 लाख गुना अधिक है। और मुझे लगता है कि आप कर सकते हैं। ये कैसे संभव है? मैंने अपने जीवन में कभी एक भी सोने का सिक्का नहीं कमाया है। 100,000 गुना 50 तांबे के सिक्के कितने होते हैं? मैं इसका पता नहीं लगा सकता। मैं पैसा नहीं कमा सकता। अगर मैं पैसा नहीं कमा पाया तो क्या शहर का राजा मुझे मछलियों को खिलाने के लिए फेंक देगा? कुछ समय के लिए शहर के स्वामी झांग फैंग के शब्दों को सुनकर इन दासों को न केवल उत्साह महसूस नहीं हुआ, बल्कि वे घबरा गए, जैसे कि उन्हें किसी भी समय छोड़ दिया जाएगा। खांसी झांग फैंग को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। ऐसा लगता है कि चिकन के खून से लड़ना भी एक तरह का तकनीकी काम है, और मुझ में अभी भी आग की कमी है। अगर तुम अभी नहीं समझे तो कोई बात नहीं, जल्दी ही तुम अपनी कीमत समझ जाओगे। झांग फैंग भावशून्य और रहस्यमय लग रहा था। इनमें से अधिकांश गुलामों के पास बहुत कम ज्ञान या संस्कृति है, और वे झांग फैंग के शब्दों को नहीं समझते हैं, लेकिन इन लोगों के अलावा अभी भी कुछ लोग हैं जो साक्षर हैं। एरिका की तरह, एरिका के मन में झांग फैंग के अभी अभी कहे गए शब्द घूम रहे थे। आपका जीवन जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। क्या मैं सचमुच महत्वपूर्ण हूँ? मैं स्पष्ट रूप से एक कूड़ा हूँ जो कुछ भी नहीं जानता। क्या शहर के स्वामी को मुझसे इतनी बड़ी उम्मीदें हैं? लॉर्ड सिटी लॉर्ड से मिलना मेरा सौभाग्य है। लॉर्ड सिटी लॉर्ड मुझसे चाहे जो भी करने को कहें, मैं लॉर्ड सिटी लॉर्ड को निराश नहीं कर सकता। एरिका की आंखें और भी चमकीली हो गईं, और वह जलती हुई आंखों से झांग फैंग को घूरने लगी। उसे लगा कि उसका शरीर अब शक्ति से भर गया है। आमतौर पर लंबे समय तक घूरने के बाद वह इसे महसूस करेगा। झांग फैंग को हमेशा लगता था कि कोई कट्टर निगाहों से देख रही है। उसने अपनी आंखें घुमाईं और गुलामों के बीच एरिका को देखा। क्या गुलामों में अब भी ऐसी सुंदरता है? यद्यपि एरिका अब दुबली पतली हो गई है और उसकी त्वचा थोड़ी शुष्क हो गई है, फिर भी वह अपने नाजुक चेहरे को देख सकती है। इस लड़की की चमकती आंखों को देखकर झांग फैंग को लगा कि वह बिल्कुल भी व्यस्त नहीं है और कोई अभी भी समझ सकता है, इसलिए उसने बात की। तुम्हारा नाम क्या है? शहर के स्वामी को सीधे उससे बात करते देख एरिका थोड़ा उत्साहित और थोड़ा घबरा गई। उसने कर्कश स्वर में उत्तर दिया, लॉर्ड सिटी लॉर्ड को रिपोर्ट करें, मेरा नाम एरिका ग्रीन है। एरिका, आपकी मूल पहचान क्या है? झांग फैंग एरिका के पास गया और उसे ध्यान से देखा। एरिका के लंबे सुनहरे बाल और भूरे रंग की पुतलियां हैं। हालांकि उसने कुछ नए ढीले कपड़े पहन लिए थे, फिर भी उसके पतले शरीर को छिपाना मुश्किल था, मानो हवा का एक झोंका उसे उड़ा देगा। ऐसा लगता है कि एरिका इन गुलामों से अलग नहीं है, लेकिन झांग फैंग स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है कि एरिका की मानसिक स्थिति दूसरों से अलग है।
यद्यपि ये दास अब उतने मृत नहीं रह गए हैं जितने वे स्नान करके, नए कपड़े पहनकर तथा पूरा भोजन करके पहले हुआ करते थे, फिर भी वे अभी भी डरपोक, अविश्वासी तथा थोड़े पतित भी हैं। हालांकि एरिका अलग है। वह सीधे झांग फैंग को देखने से बहुत डरती नहीं है और वह स्पष्ट रूप से महसूस करती है कि इन गुलामों की तुलना में उसके पास जीवित रहने की अधिक इच्छा है। लॉर्ड सिटी लॉर्ड को रिपोर्ट करते हुए मेरे पिता एक बैरन निकले। एरिका ने कुछ शब्दों में अपना अनुभव बताया। उसके शब्द शांत थे, जैसे वह किसी और का परिचय दे रही हो। आखिरकार वह अब घास के ढेर में छिपी हुई हताश छोटी लड़की नहीं रही। झांग फैंग उसके अनुभव को सुनने के बाद बहुत सहानुभूतिपूर्ण था। एक कुलीन परिवार की युवा महिला होने से लेकर किसी और की गुलाम बनने तक यह अनुमान लगाया जाता है कि बहुत कम लोग इस तरह के मनोवैज्ञानिक अंतर को सहन कर सकते हैं। झांग फैंग ने उसमें कठोरता नामक गुण देखा। तो फिर आप क्या जानते हैं, या आप कौन से कौशल जानते हैं? झांग फैंग इस महान लड़की की प्रतीक्षा कर रहा है जो गुलाम बन गई है। ओह, एरिका, जो अभी भी खून से भरी हुई थी, एक पल में फंस गई। उसे स्वयं दास व्यापारियों द्वारा पकड़ लिया गया और दास व्यापारियों को बेच दिया गया। इसका कारण ये था कि वह एक बेघर शरणार्थी थी। और वह शरणार्थी क्यों बनी? क्योंकि उसका परिवार दिवालिया हो गया था, उसके रिश्तेदारों को घोड़े चोरों ने मार डाला था और उसके पास कोई ऐसा हुनर नहीं था जिससे वह अपना गुजारा कर सके। इसलिए उसे भोजन की भीख मांगने के लिए शरणार्थियों के पीछे जाना पड़ा। एरिका शर्मिंदा थी। अगर उसके पास कोई हुनर होता तो वह लॉर्ड सिटी लॉर्ड को यहाँ कैसे देख पाती? मैं कुछ नहीं जानता। एरिका ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया और उसका गर्म दिल ठंडा हो गया। झांग फैंग को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन जब उसने इसके बारे में सोचा तो वह सही थी। अगर वह वास्तव में सब कुछ जानती थी तो वह गुलाम कैसे बन सकती थी? लेकिन सौभाग्य से झांग फैंग पर इसका कोई खास असर नहीं हुआ। उनके पास दूसरे विचार हैं। क्या आप कुलीन लोगों के शिष्टाचार से परिचित हैं? महान शिष्टाचार, बेशक मैं इससे परिचित हूँ। झांग फैंग का सवाल सुनकर एरिका, जो थोड़ी निराश थी, ने चावल पर चोंच मारती मुर्गी की तरह सिर हिलाया। उसे परवाह नहीं थी कि झांग फैंग उससे क्या करने को कहता है। उसे बस इस बात की परवाह थी कि क्या वह ये कर सकती है और क्या वह अपनी कीमत समझ सकती है। बहुत अच्छा। झांग फैंग ने फिर से दूसरे गुलामों की तरफ देखा, चाहे वे पुरुष हों या महिला। झांग फैंग की नज़र मिलते ही वे सब पीछे हट गए। झांग फैंग द्वारा दिए गए नए कपड़े पहनने के बाद ये गुलाम आम लोगों से अलग नहीं थे, सिवाय इसके कि वे अब भी दुबले पतले थे। यू रीडिंग www.kanshu.com। ये कल्पना करना कठिन है कि सुबह तक वे अभी भी बदबूदार और अवांछित गुलामों का समूह थे। इन लोगों को बाद में आपके हवाले कर दिया जाएगा, झांग फैंग ने एरिका से कहा। क्या तुम्हारा क्या मतलब है? एरिका को समझ नहीं आया। अब से ये लोग आपकी आज्ञा का पालन करेंगे और आपका काम उन्हें कुलीनों का शिष्टाचार सिखाना है ताकि वे यथासंभव कुलीन बन सकें, यहाँ तक कि सतह पर भी। दासों को उत्तम शिष्टाचार सीखने दो। एरिका दंग रह गई। उसे संदेह हुआ कि उसने गलत सुना है। ठीक है, आपको जल्द ही कारण पता चल जाएगा। क्या कोई समस्या है? झांग फैंग ने बहुत ज्यादा नहीं समझाया, मुख्यतः इसलिए कि इसे समझाना बहुत आसान नहीं है। मैं नहीं कह सकता। मैं दूसरी दुनिया में सेवा उद्योग में प्रवेश करने जा रहा हूं और आपको शिष्टाचार की महिला के रूप में प्रशिक्षित करूंगा। नहीं, कोई समस्या नहीं। यद्यपि एरिका को झांग फैंग के कार्यों का उद्देश्य नहीं पता था, फिर भी वह अपना कार्य पूरा करने के प्रति आश्वस्त थी। बहुत अच्छा, जहां तक शिष्टाचार की बात है, मैं कुछ और बातें जोड़ सकता हूं और बाद में आपको बताऊंगा। ये कहकर झांग फैंग ने इन दासों की ओर देखा। भविष्य में तुम दिन में 3 बार खाना खाओगे, पेट भर खाओगे, लेकिन इसे बर्बाद मत करो। तुम्हारे पास पहनने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले नए कपड़े भी होंगे, रहने के लिए नया घर होगा और यहाँ तक कि वेतन भी मिलेगा। बेशक इन सब का आधार यह है कि तुम इसकी बात सुनो। एरिका के शब्द, उसने जो काम दिया है उसे पूरा करो। झांग फैंग की बातें सुनकर सभी दास तुरंत चुप हो गए और उन्हें विश्वास नहीं हुआ। सिर्फ दिन में 3 बार भोजन, हर भोजन पूर्ण, लोगों को पागल बना सकता है। भुगतान मिलने की संभावना का तो जिक्र ही न करें। कुछ गुलाम बहुत उत्साहित हैं और कुछ गुलाम इस पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन झांग फैंग को परवाह नहीं है। उसे केवल इन लोगों से आदेशों का पालन करने की आवश्यकता है और समय सब कुछ बता देगा। झांग फैंग। कैरोलीन हिचकिचाई, क्या गलत? झांग फैंग ने एरिका को उन दासों को प्रशिक्षित करने के लिए अपना निवास स्थान दे दिया और अब वो महल की ओर वापस जा रहा है। हमारे पास भोजन खत्म हो रहा है। अगर हम गुलामों को असीमित मात्रा में भोजन उपलब्ध कराते रहें तो हम एक सप्ताह भी नहीं चल पाएंगे। कैरोलीन जानती थी कि ऐसा कहने से झांग फैंग दुखी हो सकते हैं, लेकिन यह एक सच्चाई थी, उसे ये कहना ही था। झांग फैंग द्वारा इन दासों को भोजन की असीमित आपूर्ति की घोषणा के बाद कैरोलीन लगभग बीच में बोलना चाहती थी, लेकिन वह फिर भी पीछे हट गई। वह शहर के स्वामी के अधिकार को प्रभावित नहीं कर सकती थी। वह केवल झांग फैंग से पूछ सकती थी जब वहां कोई शिकायत न कर रहा हो।
दरअसल झांग फैंग के आदेश से अभी इन गुलामों का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि बगल में व्यवस्था बनाए रखने वाले सैनिक भी ईर्ष्यालु हैं। अगर वे उच्च गुणवत्ता के नहीं हैं तो शायद वे स्वेच्छा से झांग फैंग के गुलाम बन जाएंगे। आखिरकार खाना पीना और अधिक वेतन, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन के लिए कोई खतरा नहीं है, भारी काम करने की जरूरत नहीं है, बस नेक शिष्टाचार सीखने की जरूरत है। यही वो जीवन है जिसका ज्यादातर लोग सपना देखते हैं। बेशक मैं जानता हूं कि आपको खाद्य समस्या के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये जल्द ही हल हो जाएगी या इसे तुरंत हल कर दिया जाएगा। झांग फैंग को कुछ याद आ गया और वह अचानक पलटा और चिल्लाया, मार्लो नाइट, अस्तित्व। मार्लो, जो उनके बगल में थे, ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, मेरे घर में कुछ बचा हुआ है, तुम जाकर उसे मेरे लिए वापस ले आओ। ये बस एक बोझ है, यह शायद इतना बड़ा है कि जब तुम दूसरी मंजिल पर जाओगे तो तुम्हें यह दिखाई देगा। झांग फैंग ने अपनी बाहें फैलाई और हाथों से इशारा किया। हाँ, मार्लो, जो चमकदार शूरवीर कवच पहने हुए थे, ने कुछ नहीं पूछा और सीधे वापस चले गए। झांग फैंग ने मार्लो के प्रस्थान की पृष्ठभूमि को थोड़ा सोच विचार कर देखा। किसी शूरवीर से अपने काम निपटाने के लिए कहना थोड़ा अनुचित है, मुख्यतः इसलिए क्योंकि होंगिए शहर में शूरवीरों की संख्या बहुत कम है। वर्तमान में केवल 2 शूरवीर बचे हैं। नाइट मार्लो आमतौर पर कैरोलिन की रक्षा के लिए उसके साथ रहता है। नाइट बेका अस्थायी रूप से होंगिए शहर के सुरक्षा मामलों का प्रभारी है, हर दिन गश्त करता है, साथ ही 1 दर्जन सैनिक हैं। ये होंगिए शहर की पूरी ताकत है। मूल रूप से झांग फैंग सेना के बारे में बहुत चिंतित नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगा कि होंगे सिटी बहुत सुरक्षित लग रहा था। लेकिन आज एरिका को देखने और यह सुनने के बाद कि घोड़ा चोर जैसा पेशा है, उन्हें संकट की भावना महसूस हुई और लगा कि आपको भर्ती को एजेंडे में रखना चाहिए। हालांकि झांग फैंग के पास दुनिया पर हावी होने का विचार नहीं है और उसे बहुत सारे सैनिकों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसका उपयोग किया जाता है या नहीं यह एक बात है, और इसका उपयोग किया जाता है या नहीं ये दूसरी बात है। वो वापस गया और मार्लो से चर्चा की कि किन परिस्थितियों में शूरवीरों को आकर्षित किया जा सकता है। जब तक पर्याप्त शूरवीर थे, वे सैनिकों को प्रशिक्षित कर सकते थे। जहां तक व्यक्तिगत प्रशिक्षण की बात है, झांग फैंग ने इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। आखिरकार पेशेवर चीजें पेशेवर लोगों द्वारा ही की जानी चाहिए। वो संदर्भ के लिए दूसरी दुनिया से उन्नत प्रशिक्षण विधियों को शूरवीरों के पास ला सकता है, लेकिन उसे अभी भी शूरवीरों से ऐसा करने के लिए कहना होगा। आखिरकार यदि आप एक योग्य शूरवीर बनना चाहते हैं तो आपको 6 साल की उम्र से प्रशिक्षण शुरू करना होगा। झांग फैंग को नहीं लगता कि कुछ दिनों के लिए जो सैद्धांतिक ज्ञान आप देखते हैं वह आधे से अधिक जीवन के लिए दूसरों के अनुभव से बेहतर है। जब झांग फैंग और कैरोलिन आराम से महल के हॉल में लौट रहे थे, नाइट मार्लो वापस आ गया। वो एक बड़ा काला बैग पकड़े हुए था, उसकी आंखें थोड़ी हैरान और अविश्वसनीय थीं। झांग फैंग मुख्य सीट पर बैठे और अपना हाथ हिलाया, खोलो इसे। जब मार्लो को ये बड़ा बैग मिला तो बैग में जिपर नहीं था। जब उसने अपनी आंखों से देखा कि बैग में क्या है तो वो बहुत हैरान रह गया। झांग फैंग का आदेश मिलने के बाद मार्लो ने अजीब तरीके से जिप खोल दी। कैरोलिन की आंखों में खूबसूरती से पैक की गई चीजों का ढेर आ गया। ये है, कैरोलिन उत्सुकता से देखने के लिए अंदर आई। पहली चीज जो मैंने देखी वह एक पारदर्शी थैला था जिसमें सफेद कण थे। चावल। हालांकि वह जानती थी कि झांग फैंग के पास पॉलिश चावल हैं। आखिरकार कैरोलिन ने आज सुबह झांग फैंग द्वारा बनाए गए पॉलिश चावल का दलिया खाया था, लेकिन वो अभी भी अपने सामने रखे इतने सारे पॉलिश चावल देखकर थोड़ा हैरान थी। जलवायु के कारण यहाँ मिल्क चावल का उत्पादन बहुत कम होता है, यहाँ तक कि बड़े बड़े कुलीन लोग भी शायद ही कभी चावल का उत्पादन करते हैं। वे आमतौर पर मांस और रोटी को अपना मुख्य भोजन मानते हैं। पॉलिश चावल कई रईसों द्वारा पसंद किया जाने वाला भोजन है। स्वादिष्ट होना केवल एक कारण है, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दुर्लभ है। यह वह पूंजी है जिसे अभिजात वर्ग में दिखाया जा सकता है। मिल्क चावल की कीमत की कल्पना की जा सकती है और स्वाभाविक रूप से यह सस्ता नहीं होगा। इस बड़े बैग में पिसे हुए चावल के 3 बैग हैं, प्रत्येक बैग में 5 जिन हैं। कीमत के लिए यह अनुमान लगाना बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि इस तरह की लग्जरी वस्तु अलग अलग लोगों के हाथों में अलग अलग कीमतों पर बेची जा सकती है और यह व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। लेकिन यह निश्चित रूप से सस्ता नहीं होगा। कैरोलिन थोड़ी उत्साहित थी और इसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि पॉलिश किए हुए चावल के 3 बैग इस अजीब काले बैग का केवल एक छोटा सा हिस्सा थे। यह क्या है? कैरोलिन ने पारदर्शी पैकेजिंग वाला एक और बैग उठाया। अंदर के क्रिस्टल सफेद रेत की तरह बहुत साफ दिख रहे थे। ये बैग पिसे हुए चावल से बहुत छोटा था और यह उसके 2 थप्पड़ों के आकार का था। यह नमक है। झांग फैंग आया। नमक? कैरोलिन थोड़ी उलझन में थी। उसने जो नमक देखा था वो अंगूठे के आकार का था और पीले रंग के क्रिस्टलीय कण थे। यह इतना सफेद और महीन कैसे हो सकता है? झांग फैंग ने बकवास नहीं की, उसने सीधे ही पैकेट ले लिया और उसका एक कोना फाड़ दिया। इसे चखकर देखो, इसमें और जो नमक तुम खाते हो उसमें क्या अंतर है?
कैरोलिन की हथेली के सिरे को धीरे से पकड़ते हुए झांग फैंग ने उसकी हथेली में थोड़ा नमक डाला। कैरोलिन झांग फैंग की हरकतों से थोड़ी शर्मीली थी, लेकिन उसने मना नहीं किया क्योंकि वो अधिक जिज्ञासु थी। उसने अपनी उंगलियों से थोड़ा सा टुकड़ा हल्के से डुबोया और अपने मुंह में डाल लिया। बहुत नमकीन। कैरोलिन ने पहले जो नमक खाया था वह अप्रसंस्कृत मोटा नमक था, जो न केवल नमकीन था बल्कि कड़वा, कसला और अन्य अजीब स्वाद वाला भी था। एक शेफ के लिए खाना पकाने में कितना नमक इस्तेमाल किया जाता है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसका स्वाद नमकीन होना चाहिए, लेकिन यह बहुत कड़वा नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि शहर के मालिक के परिवार के शेफ भी इस मात्रा को बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। कैरोलिन को अक्सर कड़वा स्वाद होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नमक महंगा है। होंगे शहर के पास न तो समुद्र है और न ही नमक की खदानें हैं, और नमक एक आवश्यकता है और इसे दूर से ले जाना पड़ता है, इसलिए नमक की कीमत हमेशा ऊंची रही है। ये साधारण कोशेर नमक था। यदि बर्फ की तरह सफ़ेद ये शुद्ध नमक बाजार में आ जाए तो कैरोलिन को यकीन था कि भले ही यह मोटे नमक से 10 गुना या 100 गुना अधिक महंगा हो, फिर भी कुछ लोग इसे खरीदने के लिए तैयार होंगे। यद्यपि आम लोग गरीब हैं, लेकिन कुलीन लोग अमीर हैं। कैरोलिन के माथे पर नमक की वजह से झुर्रियां पड़ गईं, लेकिन वह उसे थूकने में अनिच्छुक थी और उसने नमक को एक ही घूंट में निगल लिया। ये देखकर झांग फैंग को अजीब तरह से प्यारा महसूस हुआ। तो फिर आप ये कोशिश कर रहे हैं? उसने उसी सफ़ेद दानेदार वस्तुओं से भरा एक और थैला खोला। क्या ये भी रिफाइंड नमक है? लेकिन ये रिफाइंड नमक से ज़्यादा गाढ़ा लगता है। कैरोलिन ने भौहें सिकोड़ी और मन ही मन सोचा, आओ अपना मुंह खोलो। आह! कैरोलिन ने अनजाने में अपना मुंह खोला, लेकिन झांग फैंग ने कहीं से एक छोटा चम्मच निकाला और उसे बाहर निकाल लिया। कैरोलिन के प्रतिक्रिया करने से पहले उसने सीधे उसके मुंह में उसे ठूंस दिया। कैरोलिन की आंखें जो झील की तरह चमक रही थीं, तुरंत चौड़ी हो गईं। बहुत अच्छा, ये बहुत मीठा है। कैरोलिन को यह उम्मीद नहीं थी कि परिष्कृत नमक के समान सफ़ेद ये छोटा कण चीनी निकला। इस दुनिया में चीनी हमेशा से ही एक विलासिता रही है, मसालों से भी ज़्यादा महंगी। कैरोलिन ने झांग फैंग को बैरन चार्ल्स की सबसे महत्वपूर्ण विरासत, मसाला बॉक्स दिया। इसमें सुक्रोज का एक टुकड़ा होता है। क्योंकि चीनी का आकार एक सुई की तरह होता है, इसलिए इसे आमतौर पर कैंडी कोन के नाम से जाना जाता है। लेकिन चीनी कोन का वह टुकड़ा काला था और बहुत गंदा लग रहा था, और यह झांग फैंग की सफ़ेद कैंडी जितना मीठा नहीं है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने सुना है कि कैंडी का वह टुकड़ा कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। अधिकांश कुलीन लोगों को ही चीनी उपलब्ध नहीं हो पाती, आम लोगों की तो बात ही छोड़िए। कभी कभी कुलीन लोग चीनी की जगह शहद का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शहद किस्मत पर निर्भर करता है। अगर आप किस्मत वाले हैं तो आपको जंगल में मधुमक्खी का छत्ता मिल सकता है। अगर आप बदकिस्मत हैं तो आप इसे अपने जीवन में कभी नहीं देख पाएंगे। आखिरकार मधुमक्खियों के लिए कोई कृत्रिम प्रजनन तकनीक नहीं है, और शहद की कीमत चीनी जितनी महंगी है। कैरोलिन ने जो कैंडी खाई वह न केवल दिखने में साफ थी, बल्कि उसमें कोई विशेष गंध भी नहीं थी, तथा उसका मुंह मिठास से भरा हुआ था। मिठाई लोगों को अच्छा महसूस करा सकती है, यह कोई साधारण कहावत नहीं है। उदाहरण के लिए, कैरोलिन अब बहुत खुश है। उसने लंबे समय से कैंडी नहीं खाई है। यह अब तक का सबसे मीठा समय है जब उसने कुछ खाया है। अकेले चीनी के इस बैग का मूल्य अनुमान लगाना मुश्किल है, और यह स्पष्ट है कि यहाँ एक से अधिक बैग हैं। कैरोलिन को तो ये भी लगा कि झांग फैंग को भगवान ने खुद को और होंगे शहर को बचाने के लिए भेजा था। क्या आप इसे आजमाना चाहते हैं? मार्लो की ओर देखते हुए, जो उत्सुकता से उसकी ओर देख रहा था, झांग फैंग ने कैंडी का पैकेट उसके हाथ में थमा दिया। उसे कैसे खाना है, इसका रास्ता तो उसे खोजना ही था। मार्लो ने महसूस किया कि इस समय वो काफी विनम्र होकर शहर के स्वामी का पक्ष जीत सकता है, लेकिन उसने अनिच्छा से अपना हाथ आगे बढ़ाया। दरअसल झांग फैंग ने मार्लो से यह पर्वतारोहण बैग लाने के लिए कहा, न केवल इसलिए कि वह आलसी है, बल्कि इसलिए भी कि उसका परीक्षण करने का मन है। हालांकि झांग फैंग को नहीं पता कि वो इस दुनिया में इन चीज़ों के लिए कितना बेच सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से कम नहीं है। भले ही मार्लो को अन्य चीज़ें पता ना हो, लेकिन उसे ये पॉलिश चावल अवश्य पता होना चाहिए। यह निश्चित रूप से किसी के लिए भी अप्रत्याशित लाभ था, लेकिन मार्लो को यह नहीं पता था कि इसका क्या किया जाए। यहाँ तक कि झांग फैंग ने भी मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि मार्लो की गति से आगे पीछे जाने में उसे कितना समय लगा होगा, और उसने अनुमान लगाया कि चीज़ें प्राप्त करने के बाद वह रुका भी नहीं और सीधे वापस आ गया। ये देखा जा सकता है कि इस शूरवीर का चरित्र बिल्कुल विश्वसनीय है। जब भर्ती योजना शुरू की गई थी तो झांग फैंग भी उस पर भरोसा कर सकता था। क्या ये चीनी का स्वाद है? मार्लो ने अपने हाथ की हथेली चाटी, जिस पर पहले से ही उसके दस्ताने उतारे हुए थे, और उसका स्वर थोड़ा भावुक था। उसे याद आया कि आखिरी बार उसने कैंडी तब खाई थी जब वह 16 साल का था। उस समय वह सफलतापूर्वक शूरवीरों से बाहर खड़ा था, और ग्रैंड ड्यूक ने खुद को एक शूरवीर बना दिया, और चीनी उस समय इनाम था।
यह एक काले रंग का कैंडी कोन था जो एक छोटे नाखून के आकार का था और उसने इसे 10 दिनों तक खाया। 20 साल से अधिक समय बीत गया है और वह चीनी का स्वाद भूल चुका है। ऐसा लगता है कि इस मार्लो नाइट की भी एक कहानी है। झांग फैंग ने अपना सिर हिलाया। हर किसी की अपनी कहानी होती है जो अच्छी या बुरी से ज्यादा कुछ नहीं होती। क्या बात है, आपके हिसाब से इस कैंडी के पैकेट की कीमत कितनी होगी? जब कैरोलीन ने झांग फैंग का प्रश्न सुना तो उसने इसके बारे में सोचा और कहा, मुझे लगता है हमारे यहाँ कोई भी इतनी बड़ी कैंडी खरीदने में सक्षम नहीं है। फिर उन्हें अलग अलग बेचो। क्या होंगे, ये शहर में बहुत सारे बड़े व्यवसायी नहीं हैं, उन्हें बेचो। झांग फैंग ने उदासीनता से कहा, अगर आप इसे सीधे रईसों को बेचते हैं तो यह निश्चित रूप से बहुत अधिक कीमत पर बेचा जाएगा। आखिरकार उनकी दिखावटी समस्या को बदला नहीं जा सकता है। यदि आप इन व्यापारियों को बेचते हैं तो कीमत में छूट मिल सकती है। कैरोलीन विश्लेषण कर रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह सस्ता है या नहीं, जब तक आप भोजन का आदान प्रदान कर सकते हैं। झांग फैंग ने होंगे शहर की मौजूदा कीमत के आधार पर एक अनुमान लगाया। सामान्य मानकों के अनुसार लगभग 600 से 700 सोने के सिक्कों से होंगे शहर में 1000 लोगों के लिए आधे साल तक खाने लायक भोजन खरीदा जा सकता है। लेकिन ये केवल रेड लीफ सिटी का मानक है, झांग फैंग का अपना मानक नहीं है। आखिरकार इस विशाल ब्रह्मांड में दो दुनियाओं के बीच संबंध एक कठिन जीत वाली नियति है। वे अपने स्वयं के लोग बन गए हैं और उनके पास ऐसी क्षमता है जो इन लोगों के लिए एक अच्छा जीवन जीना असंभव बनाती है। चीनी के अलावा पर्वतारोहण बैग में अन्य चीजें भी होती हैं। यह इंस्टेंट नूडल्स है, ये हैम है, ये सेवइयां है, ये डिब्बाबंद मछली है। पर्वतारोहण बैग आसानी से स्टोर किए जा सकने वाले भोजन से भरे हुए थे। झांग फैंग ने उन दोनों को एक एक करके समझाया कि कैरोलीन और मार्लो अवाक रह गए और उन्हें पता नहीं था कि झांग फैंग किस बारे में बात कर रहे थे। केवल मांस और मछली शब्द ही समझ में आ रहे थे। सरल शब्दों में कहें तो ये सब भोजन है। झांग फैंग ने एक हैम सॉसेज निकाला और कुशलतापूर्वक अपने दांतों का उपयोग करके पैकेट को फाड़ दिया। आओ, अपना मुंह खोलो और काटो। कैरोलीन झांग फैंग के आदेशों की आदी थी। उसने लाल गालों के साथ आज्ञाकारी ढंग से अपना मुंह खोला, झांग फैंग के हैम सॉसेज को अपने मुंह में डाला और उसे एक टुकड़ा खाने दिया। क्या यह मांस है? ये स्वादिष्ट है। कैरोलीन के गाल फूल गए और वह स्पष्ट रूप से बोल नहीं पा रही थी। झांग फैंग ने ये पोर्क सॉसेज खरीदा। इसमें बहुत ज्यादा स्टार्च नहीं था और इसका स्वाद बहुत तीखा था। ऐसा नहीं है कि कैरोलीन ने कभी मांस नहीं खाया है। इसके विपरीत एक कुलीन व्यक्ति के रूप में मांस बहुत आम है, विशेष रूप से सूअर का मांस। हालांकि क्योंकि इस दुनिया में सूअरों को बधिया नहीं किया गया है, इसलिए उनके मांस का स्वाद बहुत अच्छा है। मसाला और खाना पकाने के तरीके अपेक्षाकृत सरल हैं। यहाँ का अधिकांश मांस नमकीन, कसला और मटन होता है। स्वाद से भरपूर हैम सॉसेज बहुत कम या लगभग कभी नहीं मिलता। स्वाभाविक रूप से झांग फैंग ने एक को दूसरे पर तरजीह नहीं दी और मार्लो की ओर एक हैम सॉसेज फेंक दिया। मार्लो ने भी झांग फैंग का उदाहरण अपनाया और हैम सॉसेज की परत को छीलकर एक ही बार में उसका आधा हिस्सा काट लिया। स्वादिष्ट। कैरोलीन ने अभी अभी हैम सॉसेज को अपने मुंह में रखकर खाना खत्म किया था और झांग फैंग ने बाकी हैम सॉसेज उसे थमा दिया। कैरोलीन ने स्वाभाविक रूप से एक और निवाला खाया और उसकी आंखें अचानक खुश दिखाई दीं। मार्लो ने उन दोनों की ओर देखा, फिर अपने हाथ में हैम सॉसेज को देखा। www.kanshu.com पढ़ते हुए अचानक इतना सुगंधित नहीं लग रहा था। सेवई को पानी में उबालने की ज़रूरत होती है, इसलिए मैं इसे नहीं दिखाऊंगा। इंस्टेंट नूडल्स को पानी में उबाला जा सकता है या सूखा खाया जा सकता है। आप कुछ पैक ले सकते हैं और बेकर को चख सकते हैं। इस डिब्बाबंद मछली के लिए, जैसा कि नाम से पता चलता है, इसमें मछली होती है। लंबे समय तक भंडारण। मछली? क्या मछली खाई जा सकती है? दोनों के हैरान परेशान हावभाव देखकर इस बार दंग रहने की बारी झांग फैंग की थी। क्या तुम मछली नहीं खा सकते? मछली में बहुत ही तीखी गंध होती है। लोग सोचते हैं कि यह बीमारी का प्रतीक है, इसलिए कोई भी मछली नहीं खाता। कैरोलीन का स्पष्टीकरण सुनकर झांग फैंग सचमुच अवाक रह गया। ये वास्तव में इंटरनेट पर प्रचलित इस कहावत की पुष्टि करता है कि शिक्षा का स्तर जितना निम्न होगा, विषाक्तता उतनी ही अधिक होगी। झांग फैंग ये बात बहुत कहना चाहता था। आप जो व्यंजन खुद पकाते हैं उनका स्वाद कैसा होता है? क्या आपने उन्हें गिनने की कोशिश नहीं की है? और फिर भी आपके चेहरे पर दूसरों की मछली की बदबू नापसंद करने की हिम्मत है? मछली बहुत दुखी है। बिना कुछ कहे झांग फैंग ने मछली का डिब्बा खोलने के लिए अपने कौशल का इस्तेमाल किया। अपनी हथेली को पलटा, उसके हाथ में एक स्टेनलेस स्टील का कांटा दिखाई दिया। मार्लो की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे बस यह एहसास नहीं हुआ कि झांग फैंग के हाथ में चमकदार कांटा कहाँ से आया था। ऑक्टोपस के इस डिब्बे को खोलते ही तीव्र सुगंध बाहर आ गई। मार्लो और कैरोलीन ने उमामी की गंध सूंघी और उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी लार बाहर आने वाली है।
झांग फेंगचा ने मछलियों को एक साथ लाया और इससे पहले कि वह बोलती, कैरोलिन का चेरी जैसा मुंह पहले ही खुल चुका था। इसके विपरीत झांग फेंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। क्या वह इतना कुशल था? लेकिन फिर भी उसने ऑक्टोपस को कैरोलिन के मुंह में खिला दिया। स्वादिष्ट, सुगंधित। कैरोलिन के पास कहने को शब्द नहीं बचे थे। देना। झांग फेंग ने भी भेदभाव नहीं किया। उसने भी मार्लो को ऑक्टोपस का एक डिब्बा थमा दिया। मार्लो उस डिब्बे को देखकर चिंतन में डूब गया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसे कैसे संभालना है। अंत में मार्लो ने फिर भी डिब्बाबंद मछली खाई, लेकिन जिस लोहे के डिब्बे में मछली थी वह थोड़ा भयानक था। मछली बहुत स्वादिष्ट है। कैरोलिन ने अपने मुंह के कोनों को चाटा, अभी भी अविश्वास में। मेरी मछली और हमारे पीछे नदी में मौजूद मछली में थोड़ा अंतर तो होना ही चाहिए। आखिरकार एक समुद्री मछली है और दूसरी मीठे पानी की मछली है, लेकिन जब तक वह स्वादिष्ट है तब तक अंतर बहुत बड़ा नहीं होगा। झांग फेंग ने संक्षेप में इसे समझाया और फिर बोलना जारी रखा जैसे कि उसे कुछ याद आ गया हो। मैं कल सिटी लॉर्ड के हवेली के लिए काम करने के लिए कुछ लोगों की भर्ती करूंगा। पुयू उनमें से एक है। मैं फिलहाल मार्लो का काम तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ। कोई समस्या नहीं? हाँ। मार्लो ने गंभीरता से अपनी छाती थपथपाई और कवच का ढांचा हिल गया। मछली की खोज दुर्घटनावश हुई थी। झांग फेंग को उम्मीद नहीं थी कि ये लोग मछली नहीं खाएंगे। होंगे शहर के उत्तर में सनसेट पर्वत के चारों ओर सेनलुओ नदी है। ये भोजन का एक अच्छा स्रोत है और झांग फेंग स्वाभाविक रूप से इसे जाने नहीं देंगे। झांग फेंग ने इंस्टेंट नूडल्स के 10 से अधिक पैकेट और हैम के कुछ बैग उठाए और उन्हें मार्लो को सौंप दिया। आप ये सब ले लीजिए और बेग तथा वहां तैनात सैनिकों की ओर देखिए। सर सिटी लॉर्ड, ये बहुत कीमती है। मार्लो ने इसे लेने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उसने कभी इंस्टेंट नूडल्स नहीं खाया था, लेकिन रंगीन पैकेजिंग को देखकर वह जानता था कि यह एक अच्छी चीज होनी चाहिए। इसके अलावा उसने हैम सॉसेज खाया, जिसे हैम सॉसेज के साथ मिलाया जा सकता है। निश्चित रूप से बुरा नहीं है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। यह एक आदेश है। मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टेंट नूडल्स कैसे खाए जाते हैं। जब आप खाते हैं तो आपको ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां लोग हों और आपको इसे छिपकर नहीं खाना चाहिए, याद है? हाँ। हालांकि मुझे नहीं पता कि झांग फेंग का उद्देश्य क्या है, क्योंकि यह एक आदेश के स्तर तक बढ़ गया है। मार्लो स्वाभाविक रूप से इसका सख्ती से पालन करेगा। झांग फेंग का विचार बहुत सरल है। अब होंगे शहर में न केवल भोजन की कमी है, बल्कि लोगों की भी कमी है। उनमें से कुछ के साथ होंगे शहर का प्रबंधन करना बहुत थका देने वाला है। झांग फेंग कुछ और लोगों की भर्ती करने की योजना बना रहा है। ऊपर से नीचे तक उसे जनशक्ति की आवश्यकता है और लोगों को आकर्षित करने का तरीका बहुत सरल है, वह है उपचार में सुधार करना। यह व्यवहार वस्त्र, भोजन, आवास और परिवहन के संदर्भ में परिलक्षित हो सकता है। वर्तमान जीवन स्तर को देखते हुए झांग फेंग को लगा कि सबसे आकर्षक चीज निश्चित रूप से सोने के सिक्के थे, लेकिन इंद्रियों के लिए सबसे सीधी चीज शायद खाना था और दोनों हाथों को तैयार रखना पड़ता था। विशेषकर इंस्टेंट नूडल्स का भरपूर स्वाद उन लोगों के लिए अजेय है जिन्होंने इसे कभी नहीं खाया। झांग फेंग ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिन्हें इंस्टेंट नूडल्स खाना बहुत पसंद है, लेकिन जब उन्हें इंस्टेंट नूडल्स का स्वाद आता है तो वे लालची हो जाते हैं। मेरा मानना है कि इस दुनिया में जहां मसालों की तुलना सोने से की जा सकती है, कोई भी ऐसे मसालों की बमबारी का विरोध नहीं कर सकता है। नाइट मार्लो के हाथ में बहुत सारी चीजें थीं और उसके दिल में कुछ अजीब भावनाएं थीं। शहर के शासक झांग फेंग 4 दिनों से पद पर हैं और यह पहली बार है कि मार्लो ने उन्हें करीब से जाना है। मैं इसे कैसे रखूं? यह मास्टर झांग फेंग अपनी छाप में रईसों से अलग है। अभिमान, अहंकार, स्वार्थ, लोभ, ईर्ष्या और ऐसे अन्य कुलीन दोष उनमें से कोई भी नहीं है। मार्लो को लगा कि झांग फेंग ही असली अभिजात था। वह मिलनसार है, सफाई पसंद करता है, अपने लोगों के जीवन को बहुत महत्वपूर्ण मानता है और उसका जीवन भी बहुत नाजुक है। बस ये व्यंजन जिनके बारे में उसने कभी नहीं सुना था, वे पहले जैसे ही हैं। श्री झांग फेंग इन मूल्यवान चीजों को कभी नहीं छिपाते हैं। उस अजीब काले पैकेज में जो चीज है उसकी कीमत कम से कम कुछ 100 सोने के सिक्कों के बराबर है। आपको पता होना चाहिए कि बैरन चार्ल्स का पूरा खिताब और क्षेत्र केवल 100 सोने के सिक्कों में बेचा गया था। दूसरी ओर मास्टर झांग फेंग उस पर बहुत भरोसा करता है और वह भागने के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। इस तरह का भरोसा मार्लो को एक विश्वासपात्र की मृत्यु से हिल जाता है और उसका दिल गर्म हो जाता है। खास तौर पर मिस्टर झांग फेंग ने उसे ढेर सारे इंस्टेंट नूडल्स और हैम सॉसेज दिए। झांग फेंग ने खुद को सैनिकों के साथ इस कीमती भोजन को साझा करने की अनुमति भी दी। मार्लो ने पहले कभी इसकी कल्पना नहीं की थी। उन लालची रईसों का धन्यवाद जो आपका वेतन काटने का कोई कारण नहीं ढूंढते। आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वे आपके साथ साझा करेंगे। ये कुछ ऐसा था जो सपने में नहीं था। मारुओ 40 से अधिक वर्षों से जीवित है और उसे लगता है कि उस समय उसे अच्छी तरह से जानने वाले गुरु के अलावा झांग फेंग उसका गुरु हो सकता है। इस जटिल मनोदशा के साथ मार्लो शहर के उत्तर में आया।
होंगिये शहर में एकमात्र 2 मीटर ऊंची पत्थर की दीवार है जो पूरी तरह से काले पत्थर से बनी है। शहर की दीवार सेनलुओ नदी और घाट पर बनी है जो ब्लैकस्टोन फॉरेस्ट की ओर है। पहले जंगली जानवरों के उत्पात के कारण घाट को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। पिछले नगर के स्वामी ने इस शहर की दीवार को बनवाने में बहुत बड़ी कीमत खर्च की थी, लेकिन मरने से पहले उसने शहर की दीवार के पुण्य कार्य को नहीं देखा था। यद्यपि अब सर्दी का मौसम आ गया है, पहाड़ पर मौजूद जानवरों को नहीं भेजा जाना चाहिए, लेकिन रक्षा अभी भी करनी होगी। नाइट बेकर ने यहाँ सुरक्षा के लिए कई सैनिकों को तैनात किया। अरे नाइट मार्लो! बेकर मार्लो को आते देख बहुत खुश हुआ। बेकर मार्लो द्वारा प्रशिक्षित एक शूरवीर है और वह हमेशा मार्लो को अपना बड़ा भाई मानता है। जब वह कार्य करता था तो वे दोनों एक साथ होते थे। ऐसे गैरिसन कार्य के लिए एक अन्य शूरवीर को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता था। लेकिन अब जब शहर में सिर्फ 2 शूरवीर बचे हैं तो बेकर को यह अप्रिय काम ही करना है। आखिरकार यहाँ हर दिन रहना उबाऊ है। बेकर को ये देखकर बहुत खुशी हुई कि मार्लो उनसे मिलने आए। अरे बेकर, मैं आपके लिए कुछ स्वादिष्ट भोजन लाया हूँ। मार्लो ने एक हाथ में ढेर सारी चीजें पकड़कर बेकर की ओर हाथ हिलाया। किस तरह का खाना? बेकर बहुत जिज्ञासु है। स्वादिष्ट भोजन, सफ़ेद रोटी? लेकिन उसे याद आया कि महल में ज्यादा सफ़ेद ब्रेड नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है कि श्रीमती कैरोलिन ने उसकी मेहनत देखकर उसे पुरस्कृत किया हो? उनके पास पहरा दे रहे सैनिक भी थोड़े उत्सुक थे और कुछ ने तो भोजन की आवाज़ सुनकर उसे निगल लिया, क्योंकि उन्होंने तब से पर्याप्त भोजन नहीं किया था जब नगर के राजा के महल ने उन्हें दिन में केवल एक बार भोजन करने का आदेश दिया था। हालांकि आखिरकार वे केवल सैनिक थे, वे उनसे आगे जाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, वे केवल अंधेरे में ही देख सकते थे। तुम जाओ और एक बर्तन, एक चम्मच तैयार करो और पानी उबालो। मार्लो ने 2 सैनिकों का नाम बताया। हाँ, सैनिक थोड़ा उत्सुक था और उसे नहीं पता था कि नाइट मार्लो क्या करने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसने आदेश का सावधानीपूर्वक पालन किया। यह क्या है? ये तो बहुत सुंदर है। बेकर ने पहले ही मार्लो के हाथों में ये चीज़ें देखी थी। रंगीन पैकेजिंग को देखकर वह थोड़ा उत्सुक था। इस तरह का चमकीला कपड़ा आम लोगों के पास नहीं होता, लेकिन ये कपड़े जैसा नहीं दिखता। तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। मार्लो ने कुछ समय तक इसे बेचा, लेकिन सच कहें तो उन्हें नहीं पता था कि इंस्टेंट नूडल्स कैसे दिखते हैं। ये पहली बार था। जल्द ही सैनिक एक बड़ा बर्तन लेकर आए और उसे सीधे आग पर रख दिया। एक और सैनिक जलाओ लकड़ी लाया, चकमक पत्थर से फुजीदार टिंडर जलाया और फिर टिंडर से जलाओ लकड़ी को जलाया। सैनिकों की यह हरकतें छिपी नहीं रहीं, जिसने तुरंत ही कई लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। क्योंकि यह होंगिये शहर के घाट के बगल में है। हालांकि बहुत से लोग होंगिये शहर छोड़ चुके हैं, फिर भी घाट पर अभी भी काफ़ी लोग हैं। जब पानी उबल गया तो मार्लो ने पैकेट को फाड़ दिया और उसमें सीधे नूडल्स और मसाला डाल दिया। ठीक है। जैसे ही उन्होंने मसाले का पैकेट खोला, बेकर, जिसकी नाक अधिक संवेदनशील थी, को सुगंध का एहसास हुआ। और जब ये सभी मसाले पिघल जाते हैं तो तवेरे में रखे गए इंस्टेंट नूडल्स से एक समृद्ध सुगंध निकलती है और सीधे फैल जाती है। इससे अच्छी खुशबू आ रही है। ये सैनिक क्या पका रहे हैं? इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। क्या ये भोजन है? क्या यह नगरपाल के भवन में रसोइये द्वारा हाल ही में शोधित भोजन हो सकता है? भीड़ पर ध्यान दिए बिना मार्लो ने देखा कि खाना लगभग तैयार हो चुका है, इसलिए उसने बेकर और सैनिकों से कहा, अपने कटोरे स्वयं लाओ। जो धीमे हैं और खा नहीं सकते उनके लिए मुझे दोष मत दो। मार्लो की बातें सुनकर सैनिकों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बेकर ने कहीं से 2 मिट्टी के कटोरे निकाले और उन्हें जोर से मार्लो के सामने रख दिया। तभी सैनिकों को एहसास हुआ कि यह वही था जो नाइट मार्लो ने उनके लिए तैयार किया था। कुछ ही देर में 8 कटोरे करीने से रख दिए गए और 8 सैनिक कढ़ाई के पास बैठ गए तथा उत्साह से अपने हाथ मलने लगे। सभी सैनिक बर्तन में रखे चमकीले रंग के नूडल्स को घूर रहे थे। यद्यपि नूडल्स को चम्मच से पकड़ना थोड़ा परेशानी भरा था, लेकिन मार्लो की उंगलियां इसे नियंत्रित नहीं कर पा रही थीं और जल्द ही 8 कटोरे लगभग समान मात्रा में इंस्टेंट नूडल्स से भर गए। मार्लो ने भी चुपचाप निगल लिया। हालांकि उसे उम्मीद थी कि इंस्टेंट नूडल्स नामक भोजन का स्वाद अच्छा होगा, लेकिन उसे अभी तक इसे खाने की उम्मीद नहीं थी और स्वाद ही लोगों को लालची बना देगा। लेकिन आखिरकार वह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने बड़ा दृश्य देखा था। मार्लो अभी भी सतह पर जल्दी में था। उसने हैम निकाला, उसे छीला और प्रत्येक सैनिक के कटोरे में डाल दिया। गुलों कई बार निगलने की आवाज़ें सुनाई दी, न केवल सैनिकों की ओर से बल्कि खरबूजे खा रही उत्सुक भीड़ की ओर से भी। मार्लो ने सबसे पहले वसा से भरे सूप का एक कौर लिया। ये गंध, क्या इसमें कोई मसाला है? सुगंधित। मार्लो को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसे पता था कि मसालों का मूल्य सोने के बराबर है। उसने बहुत दिनों से मसालों से बनी कोई डिश नहीं खाई थी। नूडल्स का एक और निवाला खाने के बाद मार्लो की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। खाने के लिए अच्छा। बेकर इंतजार नहीं कर सकता था।
मार्लो को शुरू करते देख उसने जल्दी से कटोरा उठाया, लेकिन चम्मच नूडल्स उठाने में बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए उसने कटोरा पकड़ा और उसे अपने मुंह में ठूंस लिया। स्वादिष्ट। जब सैनिकों ने देखा कि दोनों शूरवीरों ने आखिरकार खाना शुरू कर दिया है, तो उन्होंने अपनी छवि की परवाह नहीं की और उन्हें खाने के लिए उठा लिया। वे पहले से ही लालची थे। वाह, मैंने जीवन में पहली बार इस स्वाद का स्वाद चखा है। ये बहुत स्वादिष्ट है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। क्या यह मसाला हो सकता है? मैं भाग्यशाली था कि मैंने एक बार मसाले देखे थे और मुझे लगा कि उनमें से किसी भी मसाले में ये सुगंध नहीं थी। वो, ये बहुत स्वादिष्ट है। ये स्वाद मुझे मेरी माँ की याद दिलाता है जो गुजर गई। क्या तुम अनाथ नहीं हो? इन शूरवीरों और सैनिकों को इतना बड़ा चढ़ाकर बोलते देख घाट पर सामान लादने वाले मजदूर और यहाँ तक कि कमान संभाल रहे व्यापारी भी खुद को रोक नहीं सके। यह क्या है? इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। ये बहुत स्वादिष्ट है। क्या ये सफ़ेद ब्रेड से बेहतर हो सकता है? ची गुलोंग। यह सही है। मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से ताजे हिरन के मांस जितना अच्छा नहीं है, गुलोंग। ये स्वादिष्ट लग रहा है। नहीं, मेरा मतलब है कि इसकी खुशबू स्वादिष्ट है। घाट पर मौजूद लोगों ने अपना काम रोक दिया और अपनी लार पोंछते रहे। मूल रूप से वे थोड़े भूखे थे और फिर मार्लो द्वारा इस तरह उत्तेजित किया जाना लालची लोगों के लिए इसके लायक नहीं है। इस समय टॉप पहने एक मोटा व्यापारी चेहरे पर मुस्कान लिए मार्लो और अन्य लोगों के पास आया और आदरपूर्वक बोला, लॉर्ड मार्लो, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप जो खाना खाते हैं उसका नाम क्या है? मैंने व्यापार में इतने सालों से इसे नहीं देखा है। व्यापारी बहुत विनम्र था और मार्लो के पास कहने को कुछ नहीं था। उसने खाते समय कहा, इसे इंस्टेंट नूडल्स और हैम सॉसेज कहा जाता है, हुलू। नाइट मार्लो की बातें सुनकर व्यापारी, घाट पर मौजूद भीड़ और यहाँ तक कि सैनिक भी हैरान रह गए। उन्होंने पहली बार ऐसा अजीब नाम देखा था। व्यापारी का गला रुंध गया और उसके सामने दूसरे पक्ष को इतना स्वादिष्ट खाना खाते देखना उसके लिए असहनीय था। इसलिए उसने सावधानी से पूछा, तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ, श्रीमान, मैं इस तरह का भोजन कहाँ खरीद सकता हूँ? खरीदें? तब तो शायद आप इसे खरीद नहीं पाएंगे। ये हमारे सिटी लॉर्ड के महल का विशेष भोजन है। मार्लो ने खेदपूर्वक कंधे उचकाए। ये सुनकर कि मार्लो ने कहा कि वह इसे नहीं खरीद सकते, न केवल व्यापारी बल्कि घाट पर खड़े दर्शक भी थोड़े निराश हुए। जैसे ही व्यापारी ने दांत पीसते हुए कहा, वो कुछ हद तक चापलूसी भरे लहजे में बोला, मास्टर मार्लो, क्या आप इसे बेचना चाहेंगे? कीमत कोई समस्या नहीं है। ओह वॉरेन, क्या आप इसे खरीदना चाहते हैं? दुर्भाग्य से ये बिक्री के लिए नहीं है। स्वाभाविक रूप से दोनों के बीच हुई बातचीत को छिपाया नहीं जा सका। उनमें से अधिकांश बातें सुनी गईं और कुछ लोगों ने आश्चर्य भी जताया। वालुन, हागेय शहर का सबसे बड़ा लकड़ी व्यापारी, वो अभी भी हागेय शहर में रहता है? ये तो कोई बड़ा व्यापारी निकला, लेकिन कोई बड़ा व्यापारी ही इतनी अच्छी बात कह सकता है। कुछ लोग ईर्ष्यालु होते हैं। बिक्री के लिए नहीं है? वॉरेन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसे लगा कि उसने बोल दिया है, ये पक्का मामला होगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि नाइट मार्लो मना कर देगा। हाँ, दूसरे पक्ष की पुष्टि सुनकर वान लुन ने भौहें सिकोड़ लीं। आपको पता होना चाहिए कि इस दुनिया में सोने के सिक्कों से लगभग सब कुछ खरीदा जा सकता है और किसी भी क्षेत्र, शीर्षक आदि की कीमत स्पष्ट रूप से अंकित होती है। यदि आप इसे नहीं खरीद सकते हैं, तो आप केवल ये कह सकते हैं कि आपके द्वारा दी जाने वाली कीमत पर्याप्त नहीं है। लेकिन मार्लो ने कीमत सुने बिना ही इनकार कर दिया, जिसे स्वीकार करना थोड़ा कठिन है। वॉरेन एक बड़ा व्यवसायी बन सकता है जो दूर दूर तक प्रसिद्ध हो। वह जिस चीज़ पर भरोसा करता है वह है उसकी दृष्टि और अवसरों को भुनाने की उसकी क्षमता। आज जब उन्होंने इस अनोखे खाद्य पदार्थ को देखा, तो अपनी भूख मिटाने के अलावा उनका पहला विचार इसे अन्य शहरों में ले जाकर ऊंचे दामों पर बेचने का था। आखिरकार उन्होंने इतने वर्षों तक पूरी दुनिया की यात्रा की है और यह पहली बार है कि उन्होंने ऐसा भोजन देखा है जिसका स्वाद मात्र से ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। दुर्भाग्यवश मार्लो ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लॉर्ड नाइट, मैं आपके लिए इंस्टेंट नूडल्स का एक बैग खरीदने के लिए एक सोने का सिक्का देने को तैयार हूँ। वारेन का प्रस्ताव सुनकर यहाँ के तरबूज खाने वाले अचानक बेचैन हो गए। हे भगवान, एक सोने का सिक्का! यह इस समय हागेय शहर का सबसे महंगा भोजन है। मैं एक साल में लगभग एक सोने का सिक्का कमा सकता हूँ। एक सोने के सिक्के से कितनी राई की रोटी खरीदी जा सकती है? अगर मेरे पास सोने का सिक्का होता तो मैं बहुत पहले ही हागेय शहर छोड़ चुका होता। मार्लो अविचलित रहे, भले ही दूसरे पक्ष को एक सोने का सिक्का मिला। क्षमा करें महामहिम, यह ऐसा विषय नहीं है जिस पर मैं निर्णय ले सकूं। लेकिन वारेन को मार्लो के शब्दों का एक अलग ही मतलब समझ में आया। मार्लो ने कहा कि वह फैसला नहीं कर सकता, यानी कोई और फैसला कर सकता है। तो वारेन ने फिर पूछा, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या मुझे इस तरह का खाना मिल सकता है? ये हमारे सिटी लॉर्ड्स मैंशन की आंतरिक आपूर्ति है।
जब तक आप सिटी लॉर्ड्स मेंशन में शामिल होते हैं, आपको इसे प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। उदाहरण के लिए, होंगिए सिटी का सैनिक बनना। इस समय ही मार्लो को समझ में आया कि झांग फेंग ने उसे ऐसा करने के लिए क्यों कहा था। क्या सैनिक होने में ऐसी कोई अच्छी बात है? सोने के सिक्के के बराबर भोजन पाने का मौका मिलता है। मैं सेना में भर्ती होना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि रेड लीफ सिटी में सैनिकों का वेतन क्या है। मुझे याद है कि पहले ये सामान्य लगता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेतन कितना है, मुझे बस खाना पसंद है। अगर मुझे ये इंस्टेंट नूडल्स मिल जाएं तो मैं इन्हें बेच दूंगा। एक सोने का सिक्का। जब इन लोगों ने नाइट मार्लो के शब्द सुने तो वे बहुत प्रभावित हुए। वॉरेन के चेहरे पर भी चिंतन का भाव था। वह कल जाने वाला था, इसलिए उसने अभी के लिए इसे स्थगित करने की योजना बनाई, और अगर वह रुका तो उसे अच्छे परिणाम मिल सकते थे। मार्लो ने उन पर नजर डाली। ऐसा लग रहा था कि उसका प्रचार प्रभाव बुरा नहीं था। वह सोच रहा था कि काम कैसे पूरा किया जाए, लेकिन उसे किसी की मदद की उम्मीद नहीं थी। तो फिर, नाइट मार्लो, मैं शहर के स्वामी से कैसे मिल सकता हूँ? शहर के भगवान कुछ दिनों में एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे। यदि आप नहीं जाते हैं तो मुझे लगता है कि आपको उनसे मिलने का मौका मिलेगा। झांग फैंग। महल के एक कमरे में, जिसे झांग फैंग ने अध्ययन कक्ष का नाम दिया था, कैरोलीन एक तरफ खड़ी होकर अपने कपड़ों के कोने दबा रही थी। उसका स्वर थोड़ा झिझक भरा था। क्या गलत? झांग फैंग ने अपने हाथ में होंगिए शहर के कर के बारे में भेड़ की खाल से बना स्क्रॉल नीचे रख दिया। वह इस अव्यवस्थित कर व्यवस्था को देखकर थोड़ा अवाक रह गया। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपके पास अभी भी वो औषधीय साबुन है? कैरोलीन के कान गर्म थे और वो सीधे झांग फैंग की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। औषधीय साबुन? नहाने के लिए? ठीक है, कैरोलीन ने धीरे से गुनगुनाया। झांग फैंग ने अपने पास रखे पर्वतारोहण बैग को निकालने का नाटक किया और शॉवर जेल की एक बोतल निकाल ली। आपके लिए इसका उपयोग करना बेहतर है। झांग फैंग ने संक्षेप में शॉवर जेल के उपयोग का परिचय दिया। ओह, कैरोलीन ने आह भरी, ये देखकर कि झांग फैंग फिर से भेड़ की खाल के स्क्रॉल को देख रहा था, चुपचाप जाने के लिए तैयार था। एक पल इंतजार करें, झांग फैंग ने अचानक आवाज लगाई और कैरोलीन रुक गई। हमारे कर कुछ ज्यादा ही जटिल हैं। झांग फैंग ने असहायता से अपना सिर हिलाया। हम टैक्स? कैरोलीन ने कुछ देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हाँ, मैं टैक्स बदलने जा रहा हूँ। ये सारे गंदे टैक्स खत्म हो जाएंगे। झांग फैंग का स्वर कुछ हद तक दृढ़ था। हटाएं, लेकिन हमारे रेड लीफ सिटी लॉर्ड्स मेंशन का मुख्य स्रोत कराधान है। कैरोलीन थोड़ी हैरान थी। आखिरकार, उसकी और झांग फैंग की आधुनिक सोच अभी भी बहुत अलग है। इस टोल टैक्स, स्टे टैक्स, मैटर्निटी टैक्स, सिंगल टैक्स, वाइफ टैक्स आदि को देखिए, क्या गड़बड़ है। कोई आश्चर्य नहीं कि होंगिए शहर गरीब है और उसे हर चीज के लिए टैक्स देना पड़ता है, इसलिए ऐसा न करना ही बेहतर है। अब अगर यह मैं हूं तो मैं अब और प्रेरित नहीं हूं। झांग फैंग थोड़ा दुखी था और एक अलग स्थिति में सोचता था। अगर वह ऐसी दुनिया में रहता तो वह हर दिन खाता और मरने तक इंतजार करता। तो फिर आप इसे कैसे बदलना चाहते हैं? हालांकि कैरोलीन इसे समझ नहीं पाई, लेकिन झांग फैंग अब होंगे शहर का प्रभारी है। चाहे वो कोई भी फैसला ले, वो उसका पूरा समर्थन करती है। केवल कुछ ही मुख्य कर हैं, अन्य बहुत जटिल हैं, और उनसे बहुत अधिक धन एकत्र नहीं किया जा सकता। इससे न केवल हमारी जनशक्ति और भौतिक संसाधन बर्बाद होते हैं, बल्कि आम लोगों पर बोझ भी बढ़ता है। लाभ नुकसान से अधिक हैं। झांग फैंग ब्लू स्टार की कुछ कर प्रणालियों को स्थानांतरित करने का इरादा रखता है। वर्तमान कर बहुत अनुचित है, यहाँ तक कि झांग फैंग को भी नहीं पता कि इन पूर्व लॉर्ड्स ने इस तरह के विचित्र कर के बारे में क्यों सोचा। ठीक है, मैं आपकी बात सुनूंगा। कैरोलीन की आंखें थोड़ी हैरान थीं। उसने सोचा कि वो आम लोगों के लिए बेहतर थी, और जब होंगिए शहर सबसे कठिन था, तब भी उसने उनका साथ नहीं छोड़ा। लेकिन झांग फैंग की तुलना में उसे लगा कि वो अभी भी बहुत खराब थी। वो बस चाहती थी कि ये आम लोग जीवित रहें, और झांग फैंग ने न केवल उन्हें जीवित रहने दिया, बल्कि उनके जीवन को भी बेहतर बना दिया। दोनों व्यक्तियों के विचार तुरंत ही एक निर्णय पर पहुंच गए। होंगिए शहर ऐसे बिरादरी शहर के स्वामी का स्वागत कर सकता है। कैरोलीन होंगिए शहर के लोगों के लिए ईमानदारी से खुश हैं। खैर, घरेलू पंजीकरण प्रणाली को संशोधित करने की अभी भी आवश्यकता है। कल से होंगिए शहर की जनसंख्या को लोगों की संख्या के अनुसार पंजीकृत किया जाएगा, और विदेशी जनसंख्या को फिलहाल स्वीकार नहीं किया जाएगा। अग्रिम भर्ती को भी एजेंडे में शामिल करना होगा। कल पहले शर्तें तय कर लें। अगर कोई आएगा तो मैं तुम्हें कुछ और बता दूंगा। सिटी हॉल को भी लोगों की भर्ती करनी है, और मुझे नहीं पता कि क्या ऐसे प्रतिभाशाली लोग हैं जो आंतरिक मामलों में कुशल हैं। सबसे पहले, उपचार में सुधार करें। हमारे हाथ में जो नमक और चीनी है, उससे भी निपटना होगा। देखते हैं कब हम इन बड़े व्यापारियों को साथ ला पाते हैं। आम लोगों से पैसे कमाने का क्या मतलब है? वे बड़े लोग हैं। सड़कों पर स्वच्छता की सबसे बड़ी समस्या यह है। ये बहुत गंदा और अव्यवस्थित है।
इसे सुधारा जाना चाहिए, निर्दयतापूर्वक सुधारा जाना चाहिए। कहा कि यह एक चर्चा थी, लेकिन वास्तव में ये झांग फैंग ने कहा था। कैरोलिन ने चावल पर चोंच मारती मुर्गी की तरह सिर हिलाया। ऐसा नहीं है कि वह लापरवाही से बोल रही थी, बल्कि उसे लगा कि झांग फैंग ने जो कहा वह सही था और उसके पास खंडन करने का कोई आधार नहीं था। जैसे ही बॉक्स खोला गया, झांग फैंग को लगा कि वह धीरे धीरे एक स्वामी होने की स्थिति में प्रवेश कर रहा है, लेकिन होंगे शहर में कई चीजें थीं जिन्हें बदलने की जरूरत थी, और वह एक मोटे आदमी को एक ही बार में नहीं खा सकता था, इसलिए वह केवल इसे लिख सकता था और धीरे धीरे इसमें सुधार कर सकता था। थोड़ी देर बात करने के बाद कैरोलिन को अपने पास खड़ा देखकर उसकी आंखें थोड़ी चौंधिया गईं। झांग फैंग को पता था कि उसने बहुत कुछ कह दिया है और उसके लिए थोड़ी देर के लिए इसे पचाना मुश्किल था, इसलिए उसने विषय बदल दिया। क्या रात के खाने में क्या चाहते हैं? ठीक है, तुम सही हो। झांग फैंग, कैरोलिन, छोड़ो, चलो जो चाहो खाओ। झांग फैंग ने व्यक्तिगत रूप से लातान अचार गोभी नूडल्स के 2 कटोरे भिगोए और फिर प्रत्येक कटोरे में हैम, मसालेदार अंडे, बड़े चिकन पैर और डिब्बाबंद मछली का एक डिब्बा डाला। अरे हाँ, यहाँ फैट हाउस हैप्पी वाटर की एक बोतल भी है। हॉरर, कैरोलिन अत्यंत स्वादिष्ट इंस्टेंट नूडल्स को खाना बंद नहीं कर सकी। हर बार जब झांग फैंग कैरोलिन को खाते हुए देखती है तो उसे लगता है कि यह अजीब है। वह पुरुषों के बराबर ही खाती है, लेकिन वह बहुत पतली नहीं दिखती और न ही वो मोटी होती है। हालांकि वजन एक व्यक्तिगत मामला है, इसलिए झांग फैंग को पूछने में कोई शर्म महसूस नहीं हुई। खाने पीने के बाद झांग फैंग ने अपने नौकरों से कचरा बाहर फेंकने को कहा। कैरोलिन की अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब थी। झांग फैंग को स्वाभाविक रूप से पता चला। उसने अजीब तरीके से पूछा, क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? अगर मेरे पास हो तो कह दो। नहीं नहीं, मैं कैरोलिन ने जल्दी से अपने हाथ हिलाए। उसकी आंखें थोड़ी घबराई हुई थीं, लेकिन अंत में उसने कहने का मन बना लिया। अच्छा, रात को आप किस कमरे में आराम करने वाले हैं? जैसे ही ये शब्द निकले, कैरोलिन ने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। अगर झांग फैंग ने ध्यान से देखा होता तो वह पाती कि कैलोरी के कान पूरे लाल हो गए थे और झील जैसी आंखों से पानी टपक रहा था। लेकिन झांग फैंग ने स्पष्ट रूप से इस पर ध्यान नहीं दिया। उसने मन ही मन सोचा, ज्यादा घर होना अच्छा नहीं है और उसे हर दिन इस बात की चिंता करनी पड़ती है कि किस कमरे में सोना है। मैंने अभी देखा कि अध्ययन कक्ष के बगल में एक बहुत बड़ा कमरा है। रीडिंग www.kanshu.com भी बहुत अच्छी तरह से रोशन है। मैं भविष्य में यहीं सोऊंगा। देर हो रही है, इसलिए आपको जल्दी आराम करना चाहिए। झांग फैंग मुसीबत से डरता था। अध्ययन कक्ष के बगल में एक अच्छा कमरा था और यह अध्ययन कक्ष से दूर था, जिससे उसका काम आसान हो जाता था। ओह, कैरोलिन ने अपना सिर झुका लिया। उसका स्वर सपाट था और वह अपनी अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थी। कैरोलिन को देखते हुए, जिसने अपना सिर झुकाया और शॉवर जेल लेकर चली गई, झांग फैंग ने अपनी सूजी हुई कनपटी को रगड़ा। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। अगली सुबह लाल पत्ती वाले शहर के चौराहे पर बुलेटिन बोर्ड को देखने वाले लोगों का एक समूह था। जो लोग अभी भी यहाँ हैं वे जानते हैं कि होंगे शहर में वर्तमान स्थिति आशावादी नहीं है। उनके न जाने का कारण या तो ये है कि उनके पास दूर जाने के लिए पैसे नहीं हैं, या वे आखिरी व्यावसायिक अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने सुना है कि एक नए नगर स्वामी ने पदभार ग्रहण कर लिया है और सभी की निगाहें नए नगर स्वामी पर टिकी हैं। कुछ लोगों को नए नगर स्वामी से बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश को अभी भी भरोसा नहीं है। आज मैंने सुना कि बुलेटिन बोर्ड पर नए नगर स्वामी का फरमान है, चाहे किसी भी मूड में हो, सभी इसे देखने आते हैं, हालांकि उनमें से ज्यादातर अनपढ़ हैं। हम नया कर कानून, एक बूढ़े व्यक्ति ने नोटिस बोर्ड पर फोन देखकर आश्चर्य से कहा। क्या टैक्स में फिर से वृद्धि होगी? हम अब और नहीं रह सकते और हमें करों में वृद्धि करनी होगी। यह नया शहर मालिक, ये खत्म हो गया। मैंने सोचा था कि कोई अच्छा नगर स्वामी होगा, लेकिन अब ऐसा लगता है। थोड़ी देर के लिए भीड़ उत्तेजित हो गई, लेकिन फिर भी वे संयमित रहे और नगर के स्वामी का अपमान नहीं किया, अन्यथा वे रईसों का अपमान करते पकड़े जाते, लेकिन उन्हें कैद कर लिया जाता। मिस्टर डोबिन, नियान के साथ क्या हो रहा है? किसी ने इस बूढ़े आदमी से सलाह मांगी। बूढ़े आदमी का नाम डोबिन था और वह होंगे शहर के कुछ पढ़े लिखे लोगों में से एक था।